तो मानसून का आगमन कैसे होता है? तो जो भूमध्य रेखा है उसके नीचे जो ये सागर है, ठीक है, इन सागर में जब उच्च तापमान होता है, ठीक है, हाई प्रेशर होता है, तो वह लो प्रेशर को जनरेट करता है, टेम्परेचर को जनरेट करता है। तो वहाँ ये सूर्य, ये जो देख रहे हैं ना, ये सूर्य की किरणें जब पड़, ठीक है, तो यह यहाँ से कुछ दाब के हवा पवनों, जो पवन होती है, हवाएं होती है, इधर जाती है फिर इधर जाती है, दो क्षेत्रों में बटी हुई है। दो भाग से बटते हुए आगे चलकर यह इधर पूर्व से पश्चिम की तरफ जाती है, मतलब पूर्व के इलाकों को सारे कवर करती है, और इधर जो है वह पश्चिम के इलाकों को कवर करती है, ठीक है। तो सब, अगर प्रश्न आता है कि सबसे पहले भारत में मानसून कहाँ आता है, तो सबसे पहले आता है, ठीक है, वहां पर सबसे पहले आती है, अरब सागरीय मार्ग पर सबसे पहले मानसून आता है। कहाँ कहाँ आती है भैया मानसून? पहले आवाज कट गई भैया। हम्म, मैंने बताया था कि सबसे पहले मानसून भारत में कहाँ से आती है, ठीक है। तो मानसून का आगमन कैसे होता है, ठीक है, ये मैंने बताया, ठीक है। तो मानसून का जो आगमन होता है वह दो भागों में बटा हुआ है, भारत के दो भागों में बटा हुआ है मानसून को। फिर ठीक है, जल, ठीक है, सागर, जल, जल, के वजह से ठीक है। तो मैंने बताया कि आ रही है आवाज ना, ठीक है। तो जो हवाएं हैं वह पहले क्षेत्र में जो जाती हैं वह अरब सागरीय क्षेत्र में जाती है। तो अरब सागर के कौन से तट पर पहले टकराती है? तो केरल में जो पहाड़ या पर्वत पाए जाते हैं, पहाड़ पाए जाते हैं, ठीक है, वो सबसे पहले जाती है, फिर उसके बाद द्वितीय में तो पहला जब मालाबार तट में टकराती है तो भारत का मानसून किन भागों में बांटा गया है? तो दो दो शाखाओं में बांटा गया है, अरब सागरीय शाखा, सागर सागर। यह प्रश्न पूछता है कि सबसे पहले किस तट पर टकराया, ठीक है, मानसून सबसे पहले कहाँ, किस तट पर आती है? तो सबसे पहले क्या आती है? मानसून आती है, ठीक है। के बाद अगर यह पूछे कि किस शहर में सबसे पहले बारिश होती है, ठीक है, या किस सबसे पहले मानसून आता है, ठीक है, तो केरल में आता है, ठीक है, किसमें आता है? यहाँ तक हैं आप लोग,
ठीक है, तो मानसून का हमने बताया कि है, दो शाखा है, अरब सागरीय और बंगाल की खाड़ी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, हाँ मैं वही बता रहा हूँ कि सती है, मतलब मालाबार तट पे टकराती है और शहर में आती है तो केरल शहर में सबसे पहले आती है, यही इम्पोर्टेंट है। ठीक है समीर, तो इसको लिख लेना। आते हुए जो जितने भी राज्य हैं, ठीक है, ये महाराष्ट्र गुजरात इन सब जगहों पे जाती है। तो यह लगभग मई और जून के महीने में आती है। कब आती है? मई और जून के महीने में सबसे पहले मानसून। और ग्रीष्म वर्षा का जो मानसून है वह अलग है। ठीक है, जो पहले में अलग है। अगर दो चीज की बात करें कि मानसून के सिद्धांत की बात करें, तो मानसून के सिद्धांत दो चीजों पर निर्भर करती हैं। पहला एक प्राचीन सिद्धांत और एक आधुनिक सिद्धांत। कोई भी चीजें दो प्रकार से चलती हैं मानसून में। प्राचीन जो सिद्धांत होता है उसमें कहा गया है कि मतलब एक बार गांव में सुने होंगे कि पछुआ बह रहा है। पछुआ मतलब, पछुआ आप लोग सुने होंगे ना, पश्चिम पश्चिम तरफ हवाएं बह रही हैं, मतलब इधर से जो हवाएं आ रही हैं, इधर से जो हवाएं आ रही हैं। ठीक है, इसे फ्लोन, ये मतलब ये एक सिद्धांत है कि विषुवत पछुआ पवने का सिद्धांत किसने लाया? तो फ्लोन करके एक पाश्चात्य वैज्ञानिक थे, जो यहाँ के वैज्ञानिक थे। अरे जो हम, जैसे यह हमारा एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप के इस तरफ आने वाले जितने भी राष्ट्र हैं उनको हम क्या कहते हैं? पश्चिमी। ठीक है, वेस्टर्न कल्चर हम लोग बोलते हैं ना, पाश्चात्य सभ्यता। ठीक है, वो सब चीजें कहाँ से आई? तो ये पाश्चात्य से आई। और हम लोग जो बोलते हैं कि पूर्वी हवाएं, ठीक है, या पछुआ हवाएं, तो पछुआ इधर हो गया और पूर्वी इधर हो गया। ठीक है, तो पूर्व से जो चीजें आई हैं उन्हें हम कहते हैं पूर्वी। ठीक है, और एक चीज मैंने बताया था कि विषुवत रेखा। ठीक है, रेखाओं के बारे में जब मैं बता रहा था तब मैं समझाया था कि विषुवत रेखा, ये सब चीजें क्या होती हैं। तो अभी इन सब चीजों को केवल समझने के लिए पहले दो शाखाओं को समझना है। कि जैसे प्रश्न पूछा कि मानसून की कितनी शाखाएं हैं, तो दो शाखाएं हैं, अरब और बंगाल। ठीक है, फिर उसके बाद अगर पूछा कि मानसून के कितने सिद्धांत हैं, किसके? भारतीय मानसून के कितने सिद्धांत हैं, तो यह भी कितने हैं? दो। एक हो गया प्राचीन, ठीक है, दूसरा हो गया आधुनिक। तो बोले कि भाई प्राचीन सिद्धांत के मतलब कौन? प्राचीन सिद्धांत के बारे में कौन बताया? तो प्राचीन सिद्धांत में एक व्यक्ति हैं जिन्होंने बताया सिद्धांत है, मतलब प्राचीन प्राचीन सिद्धांत को भी दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, मैंने बताया कि प्राचीन सिद्धांत और आधुनिक सिद्धांत। प्राचीन सिद्धांत को भी दो भागों में बांटा गया है। हेली ने कहा तापीय। तापीय मतलब ताप जब बढ़ता है तब यहाँ जाती है। ठीक है, और दूसरा सिद्धांत लाया फ्लोन ने। कौन? फ्लोन। फ्लोन करके एक वैज्ञानिक ने कहा कि यहाँ पे जब विषुवत, जब ये पश्चिमी हवाएं जब यहाँ पर आती हैं, ठीक है, हवाएं जब यहाँ कराती हैं तो यहाँ ताप बढ़ता है। और फिर यह बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई। फिर उसके बाद कहते हैं कि आधुनिक सिद्धांत क्या है। ठीक है, प्राचीन सिद्धांत को हमने समझ लिया कि दो चीज करती हैं। एक वह तापीय सिद्धांत, ताप को बढ़ाती है और अरब सागर की तरफ बारिश करवाती है। और दूसरा विषुवत पछुआ, मतलब पछुआ मतलब पश्चिमी हवाओं को पैदा करती है और बंगाल की खाड़ी की तरफ मानसून को लाती है। ठीक है, ये हो गया आपका प्राचीन सिद्धांत। फिर उसके बाद आता है आधुनिक सिद्धांत। तो आधुनिक सिद्धांत क्या है? तो मैंने बताया था कि ये व्यापारिक हवाएं जो बहती हैं, ठीक है, और ताप को पैदा करती हैं। ठीक है, किसमें? तो सागर में, सागरीय क्षेत्रों में। और ये क्या कहते हैं?
जो यह अंटार्कटिका जो सागर मतलब महाद्वीप है, इसमें जब ताप बढ़ता है तो जब पिघलन होती है तो यहाँ से जो हवाएं निकलती है वह एक पैदा करती हैं इधर हवाओं, दूसरा इधर। तो इधर मानसून सबसे पहले आता है, फिर उसके बाद इधर आता है। यह पूर्वी बंगाल की खाड़ी की क्षेत्रों में मानसून को पैदा करता है, और अरब सागरीय जो हवाएं हैं वह केरल से लेकर गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश तो पूर्वी में आ गया, तो मुंबई, इन सब जगहों पर क्या करती हैं, मानसून को पैदा करती हैं। अब इतनी चीजें समझ में आ गई, बहुत नॉर्मल तरीके से समझाया, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें? इसमें एक दो प्रश्न बन, इसमें कोई भारतीय मानसून के बारे में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, याद हो गया होगा। सिद्धांत के बारे में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। हवाएं कहाँ से उठती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले किस तट पर मानसून का होना चाहिए, ठीक है। हाँ समीर, आवाज कट रही है क्या? प्राचीन सिद्धांत से थोड़ा इसको बताइएगा भैया। अच्छा देखिए, देखिए मैंने उदय जी बताया कि जो मानसून के सिद्धांत हैं, तो मानसून के जो सिद्धांत है वो दो तरीके से चलते हैं, ठीक है। एक प्राचीन, ठीक है, एक किससे, एक प्राचीन और दूसरा आधुनिक, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, आधुनिक। तो प्राचीन सिद्धांत में दो चीजें आती हैं, ठीक है। क्या? एक पहला आता है तापीय सिद्धांत। तापीय सिद्धांत मतलब ताप वाला सिद्धांत, मतलब ये जो ताप बढ़ रहा है जिसकी वजह से कही जा रही है कि अरब सागरी खाड़ी में जो बारिश मानसून ला रहा है वह कैसा है। तो उन्होंने हेडली ने बताया कि एडमंड हेली ने बताया कि यह जो ताप बढ़ रहा है, हवाओं मतलब दाब बढ़ रहा है, ठीक है, किसमें, इस समुद्री इलाकों में, ठीक है। समुद्री इलाकों में क्या हो रहा है कि उपोष्ण उच्च तापमान बढ़ रहा है, उपोष्ण उच्च वायु दाब बढ़ रहा है, मतलब वायु दाब इसमें बढ़ रहा है। तो क्या होगा, अब सूर्य ने नजदीक आ गया इस समय पर ताप जो है वो बढ़ने लगा। तो जब वायु दाब बढ़ने लगा तो फिर हवाएं क्या हुआ, ऊपर उठने लगी, किसकी वजह से, तापीय सिद्धांत की वजह से, ठीक है। तो प्राचीन सिद्धांत के अंतर्गत दो चीजें आती हैं। पहला तापीय सिद्धांत, जिसको जिसके बारे में कौन बताया, तो हैली ने बताया, एडमंड हैली ने बताया, ठीक है। तो तापीय सिद्धांत से बताते हैं कि यहाँ ताप बढ़ने से हवाएं ऊपर की तरफ जाती हैं और अरब सागर क्षेत्र में बारिश वर्षा कराती हैं। फिर दूसरा जो सिद्धांत आया है प्राचीन सिद्धांत में ही, तो क्या आया, विषुवत पक्षुआ पवने, ठीक है। विषु हवाएं होती हैं, ठीक है। विषुवत मतलब जो इधर से आ रही हैं हवाएं और ताप को बढ़ा रही हैं, वह बंगाल खाड़ी के क्षेत्र में क्या कर रही है, मानसून को ला रही है, ठीक है। अब इसे कौन प्रतिपादित किया भाई, तो इसको किया फ्लोन ने। कौन? पाश्चात्य विद्वान फॉल ने या पाश्चात्य वैज्ञानिक फ्लोन ने, ठीक है। ये दो, अब समझ में आ गया इसमें? इसमें कुछ नहीं, बस इसकी भारतीय मानसून की सिद्धांत हैं तो दो भाग में, एक प्राचीन सिद्धांत और एक आधुनिक सिद्धांत। तो प्राचीन सिद्धांत में क्या आ गया, तापीय सिद्धांत और विषुवत पक्षुआ हवाओं का सिद्धांत, ठीक है। ये दो सिद्धांत आ गया। तो दोनों सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, इसमें ताप बढ़ रहा है, उसी रही है, ठीक है। बस इतना समझना है, हो गया, आगे चलें। ठीक है। आधुनिक सिद्धांत, अब आधुनिक सिद्ध करें तो मैंने आपको बताया था कि आधुनिक सिद्धांत में
में एक जेट स्ट्रीम होता है, मतलब आपको बताया था ना, व्यापारिक हवाएं जब इधर बह रही हैं, ताप बढ़ा रही हैं, तो फिर यहाँ की हवाएं जो ऊपर की तरफ जा रही हैं, यहाँ की हवाएं जो ऊपर की तरफ जा रही हैं, ठीक है, और नीचे दाब, वायु दाब बढ़ा रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे समुद्री इलाकों में बढ़ने से जो हवाएं ऊपर की तरफ जा रही हैं, तो सबसे पहले दूसरा बंगाल की खाड़ी में जाकर पूर्व के राष्ट्रों में टकरा रही हैं। तो भारत में सबसे पहले आगमन, यही पूछ सकता है कि भारत में सबसे आगमन किस तट पर आ रही है, तो मालाबार तट पर मानसून की आगमन हो रही है। उसके बाद क्या हो रहा है, तो उसके बाद बताएं तो केरल शहर में सबसे पहले मानसून आता है। भारत में पूछा है कि मानसून किस शहर में सबसे पहले आता है, तो केरल में आता है। ठीक है, अब इतना चीजें समझ गए आप लोग, जाने की आवश्यकता नहीं। दूसरी चीज, जो ग्रीष्मकालीन वर्षा, ठीक है, ग्रीष्मकालीन जो वर्षा होती है वह किस प्रकार की होती है, तो वह क्या होती है, अरब सागर, जो ये रेखा है, कर्क रेखा है, ठीक है, वह इधर अरब सागर से उठती है, ठीक है, अरब सागर से होकर उठती है और हिंद महासागर की हवा, और यह हिमालय, उत्तराखंड, हिमाचल और तिब्बत, इन सब क्षेत्रों में इन बारिशों का आगमन होता है। ठीक है, दो लोगों का सिद्धांत है, ठीक है, आधुनिक सिद्धांत में। आधुनिक सिद्धांत भी यह कह रहा है कि तीनों का जो क्या कहते हैं वो सिद्धांत है या फॉर्मूला है, वह कैसा है, तो उन्होंने कहा कि क्रोटी, मतलब एक फीमेल चाइल्ड को रखा उन्होंने, क्या एक सिद्धांत इस प्रकार के कि जहाँ सूखा रहित क्षेत्र है, जब मानसून लौटता है, ठीक है, जब मानसून लौटता है, जब यहाँ सब जगह बारिश जाती है, तब तमिलनाडु में सबसे अधिक वर्षा होती है। ठीक है, दो चीज आप पहले समझ लीजिए, आधुनिक सिद्धांत को समझने की उतनी आवश्यकता नहीं है, बस दो चीज जान लीजिए कि सबसे अधिक भारत में वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, तो मानसून मेघालय में है, ठीक है, यहाँ पर होती है। फिर आप मानसून के लौटते समय कहाँ हो रही है, तो तमिलनाडु में हो रही है। कहाँ हो रही है, तमिलनाडु में। दो प्रश्न इसमें आ सकते हैं जैसे कंफ्यूजन वाले, यह कि लौटते समय मानसून का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, तो तमिलनाडु है, और पूरे भारत में सबसे अधिक वर्षा कराने वाला क्षेत्र या शहर कौन सा है, तो मानसीराम है। ठीक है, मेघालय, चेरापूंजी, तीनों में कोई भी ऑप्शन रहे मार दीजिएगा। ठीक है, मानसीराम एक नियम, मतलब नियत स्थिति है कि वहीं सबसे अधिक बारिश होती है, लेकिन अगर इन तीनों में कोई ऑप्शन है तो मार दीजिएगा। लेकिन लौटते समय मानसून का जो मतलब अंत होता है कि बारिश समाप्त हो रही है, तो सबसे अधिक वर्षा कहाँ कराती है, तो तमिलनाडु में। ठीक है, यहाँ ये कौन लड़का है कि 2-3 बार मैसेज कर रहा है, फोन कर रहा है कि आपने अब मुझे अभी तक जोड़े नहीं, मतलब कल ये सेकंड क्लास में है क्या, व्हाट्सअप कर रहा है। खैर छोड़ो इसको, पैसा नहीं दिया होगा इसलिए निकाल दिए होंगे टीम वाले। खैर ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। इतनी चीजें आप लोग समझ गए, यह एक सामान्य क्लाइमेट कंडीशन का या भारतीय मानसून का कहें तो क्षेत्र है जहां जहां ऐसे ऐसे बारिश होती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब नोट्स से समझाते हैं। मानचित्र से आप लोग को सारी चीजें समझ में आ गई ना कि हाँ कहाँ कहाँ कब बारिश का आगमन होता है और किस क्षेत्र से होता है, ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी।
हम रिकॉर्डिंग देख लेंगे भैया बाद में। क्यों रिकॉर्डिंग क्यों देख लो, मतलब रिकॉर्डिंग तो चलो अच्छी बात है, देख लेना। लेकिन समझ में पता नहीं आया भैया, कि जब नहीं? क्लास स्टार्ट होता है भैया, पता नहीं मेरे वाले में कट कट की आवाज आते हैं भैया, पता नहीं कि ऐसा क्यों होता है। हम्म कहाँ तक आप समझ पाए थे ये बताइए। भैया मेरा तो छूट गया था वहीं से, मानसून जो बता रहे थे सबसे पहले मानसून भारत में आगमन, यहीं से मेरा छूटा था भैया। सबसे पहले मानसून, क्या बोले आप? सबसे पहले मानसून का आगमन, है ना? जी भैया। देखिए अभी समझ लीजिए, जो सबसे पहले मानसून का आगमन कहाँ होता है, तो मालाबार तट केरल में होता है। ठीक है, ठीक है, यह भैया अरब धीरे धीरे सागरीय। धीरे। अच्छा ठीक है। जो भारत का मानसून जो है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र वाला मानसून है। उसमें भारत की मानसून शाखाओं को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है अरब सागरीय, दूसरा है क्या कहते हैं, बंगाल की खाड़ी वाला शाखा। ठीक है, हो गया। फिर उसमें सबसे जी पहले भैया। मानसून का आगमन कहाँ होता है, तो सबसे पहले मानसून का आगमन अरब सागरीय क्षेत्र में होता है। अरब सागरीय क्षेत्र से किस तट पर सबसे पहले टकराता है मानसून? ठीक है, तो सबसे पहले टकराता है मालाबार तट पर। मालाबार तट से शहर में आगमन कब होता है, मतलब पहले पर्वत या पहाड़ों पे टकराएगा ना, तो उस पर टकराने के बाद केरल शहर जो है वहां पर सबसे पहले मानसून आता है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले मानसून का आगमन होता है। उसके बाद यह पश्चिमी इलाकों में बारिश करवाता है। ठीक है, दूसरा जो मानसून हो गया बंगाल की खाड़ी वाला, इधर जो पवने हवाएं बहती हैं वह पूर्वी इलाकों में बारिश करवाती हैं। और मैंने बताया था कि मानसीराम में सबसे अधिक वर्षा क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ पर्वत, पठार, पहाड़, ठीक है, और मैदानी क्षेत्र नीचे आ जाते हैं। जैसे यह बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश से भी टकराकर यहाँ पे फंसी रहती है हवाएं, वो उच्च दाब वाली हवाएं, वायुमंडलीय जो हवाएं होती है वो फंसी रहती हैं। ठीक है, तो उन पर क्या होता है कि यहाँ पर सबसे अधिक मिलीमीटर में वर्षा करवाती हैं। वहां हवाएं हमेशा रहती हैं, वही हवाएं हमेशा, मतलब ये जो हवाएं बहती हैं वहीं टकरा कर रह जाती हैं, इसलिए सबसे अधिक वर्षा वहीं पर होती है। ठीक है, और अगर यही मानसून जब लौट रहा हो, अंत हो रहा हो, ठीक है, मतलब जो क्या कहते हैं वर्षा का अंत हो रहा हो अगस्त या सितंबर के बाद, जब यहाँ अगस्त और सितंबर में वर्षा समाप्त हो जाती है, ठीक है, उसके बाद जब मानसून लौटता है तो सबसे अधिक पूरे भारत में वर्षा कहाँ कराती है, तो तमिलनाडु में कराती है। क्योंकि तमिलनाडु में जब हम पहाड़ और पठार और पर्वत की सारी चीजों के बारे में बताएंगे तो समझ में आएगा कि जाते समय जो मानसून यहाँ से जा रहा है भारत में, वह पर्वत श्रृंखला से मतलब पहाड़ों से टकराकर उधर, ठीक है, ऊपर निकल जा रहा है या इधर चला जा रहा है। इसीलिए तमिलनाडु को वृष्टि छाया क्षेत्र कहा जाता है। वृष्टि छाया क्षेत्र वह होता है कि जैसे यह पर्वत हुए, ठीक है, हवाएं बही ऐसे टकराई और ऊपर की तरफ चली गई। और वृष्टि छाया क्षेत्र मतलब ये पहाड़ों के नीचे एक शहर है। ठीक है, हवाएं टकरा कर तो ऊपर चली गई, तो थोड़ा बहुत यहाँ बारिश करवाती हैं, बहुत निम्न मात्रा में बारिश करवाती हैं, और फिर ऊपर चली जाती है हवाएं, और इधर पूर्व के क्षेत्रों में हवाएं क्या करती हैं, बारिश करवाती हैं। लेकिन फिर यही हवाएं जब नीचे की तरफ आएंगी तो इधर कोई पहाड़ पर्वत तो है नहीं, ठीक है, तो वह क्या करती है कि इन पहाड़ों से टकराकर फिर यहाँ सबसे अधिक वर्षा करवाती हैं। कहाँ? तो वह शहर सबसे पहला कौन सा है, तमिलनाडु। जहाँ बहुत भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो तमिलनाडु में होती है लौटते मानसून का, मानसून का जब अंत होता है तब। ठीक है, फिर यहाँ से धीरे 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 पवनें निकलकर अरब सागर मतलब अरब सागर में या बंगाल की खाड़ी की तरफ चली जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, साइक्लोन, भूकंप, ठीक है, इन सब चीज का आगमन होता है समुद्रों में।
वो अलग चीज हो गई, ठीक है। फिर ज्वालामुखी कैसे आता है वह अंत में पढ़ेंगे। बस इतना समझना है आपको जितना अभी मैंने समझा है। ये समझ में आ गया समीर जी? हैंड रेज कर दीजिए बस। जी भैया। जी भैया, ये भैया एक बार और समझा दे ये भैया। अरब हम्म सागर वाले में जो मालाबार है भैया, ये केरल में सबसे पहले बारिश होती है। हम्म लेकिन ये जो अंत जो बारिश जो होती है भैया, जो बताया आप तमिलनाडु में, तो ये प्रश्न कैसे बनेगा भैया? ठीक है। देखिए अभी तक जो मैंने समझाया 5 मिनट 10 मिनट, ठीक है, आधा घंटा ले लिया आप लोग समझने में, उसमें 5 प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न, ठीक है, मानसून के सिद्धांत। तो मानसून के सिद्धांत भारत में 2 हैं, प्राचीन सिद्धांत, आधुनिक सिद्धांत, ठीक है। और उसके विघटन में कई सिद्धांत आते हैं, लेकिन मुख्य 2 हैं। फिर उसके बाद यह पूछेगा कि मानसून का आगमन कब होता है। तो मानसून का आगमन क्या कहते हैं, मई जून में होता है, या 1 जून से मान सकते हैं होता है। तो सबसे पहले मानसून कहाँ पर आता है, किस क्षेत्र में आता है, ठीक है। अगर क्षेत्र पूछे तो वह मालाबार तट केरल है। और अगर यह पूछे किस सागरीय में आता है, ठीक है, तो अरब सागरीय में आता है। अरब सागरीय इलाकों में सबसे पहले मानसून आता है। फिर फिर पूछे कि सब भारत में सबसे पहला मानसून किस शहर में आता है, तो केरल में आता है। दूसरा यह पूछे कि क्या कहते हैं कि जो मानसून बंगाल की खाड़ी वाला जो मानसून है, वह जो जाती है ऊपर, वह सबसे अधिक वर्षा कहाँ करवाती है, तो मानसीराम में। तो भारत में सबसे अधिक वर्षा या मिलीमीटर में वर्षा कहाँ होती है, तो मानसीराम में होती है, ठीक है। फिर एक प्रश्न ये बन सकता है कि लौटते मानसून का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, तो तमिलनाडु है। फिर यह पूछे कि वृष्टि छाया क्षेत्र शहरें कौन कौन सी है, तो तमिलनाडु है और आंध्र प्रदेश इत्यादि हैं, ठीक है। ये इन्हें किस में रखा गया है, तो वृष्टि छाया क्षेत्र में रखा गया है। यह 8-10 प्रश्न मैंने आपको बता दिया, समझ में आ गया? आगे चलते हैं। तो मैंने कल बताया था कि मानसून की उत्पत्ति कैसे हुई। तो मौसम शब्द से मौसम शब्द से उत्पत्ति हुई थी मानसून की, ठीक है। तो मौसम का मतलब क्या होता है, हवाओं का बदलना, ठीक है। क्या होता है, हवाओं का बदलना। तो हवाओं का बदलना का मतलब मौसम परिवर्तन करना, उसी को कहते हैं मौसम, ठीक है। तो उसी को क्या कहते हैं, मौसम। और यह गर्मियों में दक्षिण पश्चिम से और सर्दियों में उत्तर पूर्व से चलती है। मौसम कैसे चलती है, दक्षिण से पश्चिम की ओर, ठीक है। दक्षिण से पश्चिम की ओर कैसे चलती है, मैंने आपको बताया ना, मालाबार तट यहाँ है, ठीक है। तो ये दक्षिणी इलाका है ना, दक्षिण पश्चिम की ओर चलती है, ठीक है। और दूसरा मैंने क्या बताया, दूसरा जो इधर हिमालय पर्वत से आकर टकरा रही है बंगाल खाड़ी वाला, तो ये उत्तर से पूर्व की ओर चलती है, या पूर्व से उत्तर की ओर जा रही है हवाएं, ठीक है। यह क्या कर रही हैं, गर्मियां हैं, ये गर्मियां पैदा कर रही हैं जिससे बारिश हो रही है, ठीक है। और गर्मी का सबसे अधिक तापमान मैंने कल बताया था मार्च और जून हो सकता है, ठीक है। जून सबसे अधिक। भारी वर्षा कब होती है, तो जून और सितंबर में होती है। ये मत सोचिए कि जून में बारिश नहीं होती है, गर्मी ही होती है, कहीं कहीं जून में बारिश होती है। कैसे होती है, तो जहाँ उच्च दाब ज्यादा रहेगा, वायुमंडलीय क्योंकि जून में तो मानसून का आगमन हो गया है केरल से, ठीक है। तो कहीं कहीं वर्षा अधिक होती है, ठीक है, और कहीं कहीं वर्षा कम होती है। जैसे अरब सागरीय क्षेत्र में वर्षा केरल से शुरू होती है जून में, और फिर जब ये बंगाल की खाड़ी वाली जाती है, तो यहाँ पे बंगाल की खाड़ी वाली क्षेत्र में वर्षा अधिक हो जाती है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था ऋतुओं के बारे में, ठीक है। तो ऋतु क्या है, तो मैंने बताया था मुख्य भारत में मुख्य कितने ऋतुएं हैं, तो 4 ऋतुएं हैं, ठीक है। मुख्य कितने ऋतु हैं, तो 4 हैं। और पारंपरिक मतलब पूर्ण कितने ऋतुएं माने गई हैं भारत में, तो वह 6 ऋतुएं मानी गई हैं, ठीक है। उन्हें 12 महीनों में विभाजित किया गया है। जैसे आप लोग जान रहे होंगे कि जो ये अपना प्राचीन हिंदू पंचांग जो है, उसके अनुसार जो मास चलते हैं, जैसे चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़, इन सब के अनुसार भी बसंत ग्रीष्म वर्षा शरद और हेमंत शिशिर को बांटा गया है। और मानसून की जो ऋतुएं जो हैं वह कैसे परिवर्तित होती हैं, तो घूर्णन गति से परिवर्तित होती हैं। किस घूर्णन गति से, तो जो यह पृथ्वी की घूर्णन गति है उनसे परिवर्तित होती है। सूर्य तो केंद्र है, तो सूर्य की स्थिति
क्या होती है कि वह केंद्र बना रहता है और पृथ्वी जो उसके आगे मतलब बगल से चक्कर लगा रही है ऐसे, तो उसी के अनुसार मनुष्य परिवर्तन होती है। लेकिन उसमें भी जो पृथ्वी का घूर्णन गति है वह अपने अक्ष से थोड़ा अंडाकार से जब होकर ऐसे गुजरती है तो उस वजह से ऋतु परिवर्तित होती है। ठीक है, उसके घूर्णन गति से क्या होती है, अगर प्रश्न पूछ कि ऋतु परिवर्तन कैसे होता है, तो पृथ्वी के घूर्णन गति से ऋतु का परिवर्तन होता है। और मानसून कैसे आता है, तो मानसून सूर्य की स्थिति के मानसून आता है। सूर्य केंद्र पर है और पृथ्वी जब चक्कर लगा रही है तो उसकी स्थिति, तो इसे मानसून आएगा। पृथ्वी से नजदीकी ग्रह मतलब तारा कौन सा है, तो सूर्य है। तारा पृथ्वी सूर्य सूर्य के नजदीक सबसे पहला मतलब कौन सा है, तो सूर्य है। पृथ्वी के नजदीक तारा, नजदीकी तारा कौन सा है, तो वह सूर्य है। इन सब चीजों को समझ लें। अब आते हैं जलवायु के बारे में कि भाई यह जलवायु कैसा है। ठीक है, किस देश जलवायु किस पर निर्भर करती है, हमें हमारी हमारा मान क्या है, हमारी जलवायु है। ठीक है, अगर पूछता है कि भारत की जलवायु कैसी है, तो भाई उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। तो यह समुद्र से दूरी कितनी है, तो इसमें दो प्रकार से वर्षा होती है। भारत में किस प्रकार कितने प्रकार की वर्षा है कि भाई एक हो गया, ठीक है, एक क्या हो गया कि यह हो गया कि हम यह दे कि ये जो भारत है, ठीक है, ये भारत है, तो भारत कहीं कहीं शुष्क वर्षा होती। क्यों, क्योंकि समुद्र के पास की जो नमी होती है वह जब दूर नहीं है, वह कहीं दूर क्षेत्र है, इलाका है, तो वहां शुष्क जलवायु पाई जाती है। और जैसे उत्तराखंड या लद्दाख वगैरह हो गए, तो सबसे कम अगर पूछा जाए कि प्रश्न ये बने कि सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो सबसे कम वर्षा होती है भारत में या लद्दाख में। ठीक है, क्यों, क्योंकि वहाँ चारों तरफ क्या है, पहाड़, हिमालय पर्वत है, ऊपर से हिमालय से टकरा गई। ठीक है, यहाँ जलवायु है, यहाँ वायु है, यहाँ पे हिमालय से टकरा गई। रुकिए मैं एक बार मैप से बताता हूँ। नेट स्लो है आज तो, आवाज जा रही है ना आप लोग के पास? ठीक है, मैंने क्या बताया कि जो भारत है, ठीक है, उसके ऊपर यह हिमालयी क्षेत्र जो है, हिमालय पर्वत क्षेत्र, ठीक है, मान लीजिए, या ठंड, यहाँ पे ठंडा जलवायु क्यों है, ठीक है, क्योंकि यह जो अरब सागरी एक आता है, क्या कहते हैं, पवने आती है और यहीं तक टकरा कर यहीं से वापिस हो जाती है। ठीक है, लेकिन एक मैंने बताया था कि विषुवत पछुआ रेखा जो हवा चलती हैं, वह हिमालय से आकर टकराती है। हिमालय से आकर टकराती है तो यहाँ पिघलन होती है, तो यहाँ की वायु दाब से हिमाचल और उत्तराखंड में इत्यादि में बारिश कराती है। ठीक है, लेकिन यहीं पर लेह लद्दाख में लगभग 50 मिलीमीटर तक ही बारिश हो पाती है। क्यों, क्योंकि वह जमीनी इलाका है और आसपास उसके हिमालय पर्वत, पहाड़, पठार और माउंट एवरेस्ट जो सब देख रहे हैं ना, इसकी वजह से वह हवाएं टकरा कर वापिस चली जाती हैं। कहाँ चली जाती हैं, वापिस चली जाती हैं। तो सबसे कम वृष्टि छाया क्षेत्र मतलब वृष्टि क्षेत्र कौन सा है, तो वह है लेह या लद्दाख, मतलब लेह मानकर चलें। ठीक है, और सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, इधर नॉर्थ ईस्ट में, मानसीराम में। और लौटते समय मानसून कहाँ होती है सबसे अधिक वर्षा, तो तमिलनाडु में। ये 3 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न पूछ सकता है। इतना चीजें समझ में आ गई, फिर आगे चलते हैं। इसी को यहाँ पर लिखा गया है कि ऊंचाई, जहाँ ऊंचाई अधिक हो वहां पर ठंड जलवायु होती है, वहां पे ठंड जलवायु होती है, मतलब वहां वाष्प बन जाता है। और वहां पे देखे होंगे कि
किसी महीने में बर्फबारी हो रही है, ऊपर से बर्फ गिर रहे हैं, ठीक है, तो उसी को ठंडी जलवायु कही जाती है। ठंडी जलवायु किसे कही जाती है? जैसे कभी कभी देख रहे होंगे कि कश्मीर में बर्फबारी हो रही है, सुन रहे होंगे कि बर्फबारी हो रही है, तो वाष्प की वजह से, वायु दाब की वजह से वहां बर्फबारी होती है। जैसे हिमालय, भारत में देखे होंगे कि भारी वर्षा हो रहा है, ठीक है, पूरे चारों तरफ हो रही है, लेकिन ऊपर आप सुनेंगे कि लद्दाख में, अक्साई चीन में, ठीक है, कारगिल में, वहां क्या हो रहा है? तो वहां बर्फबारी हो रही है भाई, ठीक है, बर्फ गिर रहा है सबसे अधिक, और वहां पे तो -40 के करीब होता है डिग्री। तो उसी, ये वायु दाबों, मतलब वायु के अनुसार, हवाओं के अनुसार वहां पर ये चीजें होती हैं। लेकिन पूरा जो अगर भारत की हम बात करें तो वह ट्रॉपिकल, मतलब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र ही है, ठीक है। अगर कोई कहे कि अगर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है तो फिर आपके यहाँ क्या कहते हैं कि हिमालय, हिमाचल प्रदेश में या हिमालय क्षेत्र में, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, कारगिल इत्यादि में बर्फबारी क्यों होती है? तो वहां बर्फबारी इसलिए होती है, आपको बताना है कि जो पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी स्थिति है, हिमालय स्थिति है, जो मतलब जो भी चीजें हैं वहां पर, पठार इत्यादि, उनसे हवाएं टकराकर वापस चली जाती हैं, और क्या कहते हैं, हिमालय पर्वत में वायु दाब बढ़ जाने से वहां पे बर्फबारी होती है, ठीक है। और वह किस तरीके से होती है? तो उच्च तापमान के तरीकों से, विशेषता क्या है उसकी? उच्च तापमान की वजह से होती है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि मानसून का आगमन, क्या बताया? मानसून का आगमन। तो मानसून की जो आगमन होती है वह दो शाखाओं में होती है। पहला मैंने बताया अरब सागरीय क्षेत्र, दूसरा मैंने बताया बंगाल की खाड़ी शाखा, ठीक है। तो अरब सागर में जो बारिश स्टार्ट होती है, मानसून आती है, वह केरल से शुरू होकर पश्चिमी घाट और पश्चिमी भारत को प्रभावित करती है। पश्चिमी भारत सभी को ले लीजिए, लेकिन जो हरियाणा क्षेत्र है, ठीक है, जैसे हरियाणा जो क्षेत्र है, वहां कम बारिश क्यों होती है भाई? मतलब कभी कभी देखे होंगे किसी किसी वर्ष की बहुत कम बारिश की वजह से वहां के जो किसान हैं, उनका मतलब फसल खराब हो गया। क्यों हो जाता है? क्योंकि वहां पे जो हमारी पहाड़ी इलाका है, ठीक है, श्रृंखला है, जो श्रृंखला चलती है ना, क्या कहते हैं, विंध्य क्षेत्र हो गया, जो विंध्य पर्वत हो गया, फिर हिमालय पर्वत हो गया, हिम पर्वत हो गया, उसी प्रकार से पहाड़ जो है, जो हरियाणा है उसके उस क्षेत्र से हवाएं टकराती हैं और ऊपर की तरफ भाग जाती हैं, और या तो नीचे की तरफ चली आती हैं। तो राजस्थान और हरियाणा क्षेत्र जो है वहां पर कम बारिश होती है, किस ये, ठीक है, इसी की वजह से वहां की फसलें खराब हो जाती हैं, ठीक है, ये समझ में आया। और वही जो पहाड़ी क्षेत्र है, जैसे पंजाब, ठीक है, पंजाब में भी पहाड़ पाए जाते हैं, ठीक है, तो वहां भी किसी किसी क्षेत्र में बारिश की कम की वजह से क्या होती है, फसलें खराब हो जाती हैं। ये चीज समझ गए कि पश्चिमी, यह पश्चिमी तट है, ठीक है, यह मैं क्या बता रहा हूँ आपको? पश्चिमी तट के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो पश्चिमी तट में बारिश कैसे होती है? क्योंकि पहाड़ों की वजह से ही बारिश होती है, और पहाड़ों की वजह से ही बारिश की कमी भी होती है। तो दो शाखाओं के बारे में आप समझ गए। और यह जो पूर्वी इलाका है, जो पूर्वी इलाका में बारिश जाती है, वो पश्चिम बंगाल और पश्चिमी तट क्या कहते हैं कि और ये पश्चिमी बंगाल लिखा हुआ है, तो पूर्वी बंगाल पश्चिमी बंगाल अलग है, लेकिन अगर पूरे भारत क्षेत्र से देखा जाए तो यह पश्चिम जो है लिखा गया है, यह पूर्वी इलाका ही है। यह क्या है? पूर्वी इलाका है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे अधिक वर्षा यहाँ पूर्वी इलाकों में कहाँ हुई है? तो पूर्वी भारत से होते हुए, उधर से होते हुए असम, दार्जिलिंग और मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होती है पूर्वी इलाकों में, बंगाल की खाड़ी शाखा में, ठीक है। अब जो अरब सागरीय शाखा है, यह क्या है? तो यह मानसून सबसे अत्यधिक वर्षा वाला क्या कहते हैं हिस्सा है। और इसी क्षेत्र में, मतलब पश्चिमी क्षेत्र में ही जितने पश्चिमी इलाके हैं, उनको उसी में ही हमारा खान पान, मतलब सबसे अधिक भारत में क्या पाया जाता है? तो दलहन। वर्ल्ड में अगर पूछें कि सबसे अधिक क्या पाया जाता है, दलहन की खेती। हालांकि खेती सभी की होती है, लेकिन जब हम पूरे विश्व मानचित्र को रखेंगे और सभी राष्ट्र को, तो उसमें पहले दलहन ही हमारे भारत को सबसे अधिक मात्रा लिया गया है कि खेती होती है।
वर्षा से फसल उत्पन्न होती है वह पश्चिमी इलाकों में ही सबसे ज्यादा, इसलिए आप देखे होंगे कि सबसे ज्यादा खेती पश्चिमी इलाके के क्योंकि करते हैं, उनको वर्षा सही समय पे मिल जाती है। वर्षा जो क्षेत्र वृष्टि क्षेत्र है, यहाँ पे वर्षा होने से उनको समय समय पर क्या होती है कि खेती करने के अनुसार उनको वर्षा मिल जाती है और उसी अनुसार उनका फसल भी कटाई हो जाती है। ठीक है, यह आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन फसल की कटाई अनुसार होता है। ठीक है, सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो केरल में होती है। ठीक, शुरुआत भी केरल से होती है, मालाबार तट से। अब केरल के बाद यह शाखा आगे बढ़ती है, तो यह जब शाखा आगे बढ़ेगी केरल के बाद, मैंने बताया कि पश्चिमी क्षेत्र से होकर जाती है। केरल के ऊपर जितने भी पश्चिमी क्षेत्र हैं, जैसे क्या कहते हैं कि गोवा ले लीजिए, गुजरात ले लीजिए, ठीक है, मध्य प्रदेश ले लीजिए, इन सभी क्षेत्रों को ले लीजिए, और ऊपर जाकर ये टकराती है किस पर्वत से? तो मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वत से जो होते हुए ऊपर टकराती है, तो हरियाणा और राजस्थान में कम वर्षा की वजह से वहां से मानसून लौट जाता है। ठीक है, लेकिन मानसून जब लौटता है तो उसके बाद यहाँ से भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र से हवाएं आ रही हैं, विषुवत पछुआ हवाएं आ रही हैं, उनकी वजह से कहीं कहीं जैसे कच्छ में वर्षा हो जाएगी, हरियाणा में वर्षा हो जाएगी, पंजाब में वर्षा हो जाएगी, और क्या कहते हैं राजस्थान में किसी किन्हीं क्षेत्रों में वर्षा फिर हो जाती है। फिर वह जो हवाएं बहती हैं तो वह पर्वत श्रृंखला जो हमारा हिमालय पर्वत श्रृंखला है उससे टकराकर ऊपर की तरफ चली जाती है अन्य देशों में। ठीक, क्रिया है मानसून का। अब इसमें देख लीजिए कि यह जो गुजरात तटीय क्षेत्र है, ठीक है, तटीय इलाका है, तो यहाँ पर तटीय इलाकों में जो वर्षा होती है वह अरब सागरीय वर्षा होती है। अगर प्रश्न पूछे कि भाई गुजरात का जो क्षेत्र है, ठीक है, तटीय इलाका है, तटीय इलाका, वहां पे कौन सी वर्षा होती है? वहां पे भूमध्य सागरीय वर्षा होती है, या विषुवत पछुआ वर्षा होती है, या अरब सागरीय वर्षा होती है? तो नहीं, वहां पर अरब सागरीय वर्षा होती है। गुजरात से लौटते समय जब मानसून आती है, जब ये दोनों का संगम होता है। और एक बात, अगर प्रश्न पूछता है कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की जो मानसून है, इन दोनों का संगम कहाँ हो रहा है? तो इन दोनों का संगम कहाँ हो रहा है? तो आप सीधे प्रश्न, अगर उसमें ऑप्शन में है राजस्थान, हरियाणा, ठीक है, गुजरात, इन तीनों में से कोई भी है तो मार दीजिएगा। ठीक है, अगर प्रश्न पूछता है कि मानसूनी शाखाओं का संगम कहाँ हो रहा है, ठीक है, तो अब मारिए, तब आप कोई भी इसमें तीनों में से मार दीजिएगा, क्योंकि संगम आगे चलकर यहीं से होती है और यहीं से बारिश क्या कहता है पवने जो वायु दाब होती हैं वो लौट जाती हैं। ठीक है, हो गया। तो जो और एक प्रश्न, अगर यह पूछे कि जो गुजरात की तटीय शाखा इलाके हैं वहां वर्षा जो करवाती हैं, तो वह कौन सी वर्षा होती है? तो अरब सागरीय वर्षा होती है। अब एक यह प्रश्न पूछा, जो सीधी दिशा वाली वर्षा होती है, जो मतलब सीधी दिशा वाली वर्षा होती है, यह उत्तर से पश्चिमी की ओर जाएगी, जो राजस्थान के कुछ हिस्सों तक पहुंचती है। हालांकि यहाँ वर्षा कम होती है, ठीक है, राजस्थान में, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में ही कहीं क्षेत्र में कम वर्षा होती है। तो क्यों होती है? क्योंकि यहाँ नमी घट जाती है। क्यों? तो जो पर्वत क्षेत्र है, पर्वत पहाड़ी, वहां से हवाएं टकरा के ऊपर या नीचे चली जाएंगी या कहीं अन्य क्षेत्र में चली जाएंगी, इसकी वजह से नमी घटने होती है। वर्षा कम होती है लेकिन वह हवाएं बहती हैं, ठीक है, उसमें सीधी हवा बहती है, वो अरब सागरीय हवाएं सीधी आएंगी, ठीक है, और पहाड़ों से आएंगी और पहाड़ी आस पास जितने शहर आएंगे वर्षा कराकर वो लौट जाती है। ठीक है, और फिर यही सीधी हवाएं जब या कहीं और मतलब विश्व रेखाओं से टकरा कर नीचे उतर रही हैं, तो हाँ वर्षा नहीं हुआ है, वह लौटते समय, हवाएं लौटते समय अब के अनुसार यहाँ भी वर्षा करवा देती हैं, यहाँ भी करवा क्या करती हैं? वर्षा करवा देती हैं। ठीक है, इसलिए वर्षा तो सभी क्षेत्रों में होता है, हर जगह होता है, लेकिन बहुत कम मिलीमीटर, जैसे 5 मिलीमीटर हो गया, 10 मिलीमीटर हो गया, 50 मिलीमीटर हो गया। जैसे सबसे कम अगर देखा जाए तो अभी तक अनुमानित है जो मानसून केंद्र के अनुसार, भारतीय मौसम केंद्र के अनुसार, क्या कहते हैं आर्यभट्ट अनुसंधान वेधशाला है शायद नैनीताल में, ठीक है, वह बताती है कि सबसे कम वर्षा लेह में होती है। तो वह कैसे उन क्षेत्रों को देखती है? तो भाई वो मौसम केंद्र क्या करता है, इन सब क्षेत्रों को देखती है कि यहाँ यहाँ वर्षा कम हो रही है। ठीक है,
तो वो अगर पूछे कि भाई मौसम भारत का मौसम केंद्र है वह कैसे निर्धारित किन किन क्षेत्रों को निर्धारित करके यहाँ वर्षा कम हुई, तो आप लिखिएगा कि आर्यभट्ट अनुसंधान क्षेत्र जो नैनीताल में है के अनुसार हम मतलब यह निर्धारित करते हैं कि कौन सी सीधी पवनें हैं जो यहाँ पे वर्षा करा रही हैं, कौन पछुआ हवाएं हैं जो यहाँ पर टकरा रही हैं, और कौन सी हिमालय पर्वतीय क्षेत्र से टकराई हुई हवाएं हैं जो यहाँ वर्षा करवा रही हैं, और कहाँ करवा रही हैं वह भी कौन निर्धारित करता है, तो अभी भारतीय मौसम विभाग ही निर्धारित करता है। ठीक है, मौसम भारतीय मौसम विभाग जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है वह कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में है। जैसे प्रश्न पूछा था एक बार ना, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय कहाँ पर है, तो कोई भी अगर मंत्रालय पूछा, चाहे विज्ञान मंत्रालय हो, ठीक है, और या तो चाहे क्या कहते हैं कि वह कहाँ पर है, तो वह नई दिल्ली में है। लेकिन अगर ऊपरी क्षेत्रों को अगर पूछे, ऊपरी क्षेत्रों में कहाँ सब मतलब कौन मौसम विभाग निर्धारित करता है कि कौन कौन सी वर्षा हुई या कौन कौन सी हवाएं आई इस शहर में इस वर्ष, तो वह आर्यभट्ट करती है जो नैनीताल में है। ठीक है, फिर इसमें एक प्रश्न आएगा, अगर कोई पढ़ा होता तो ये पूछता है कि जो देहरादून में मंत्रालय है, मतलब वो है क्या कहते हैं कि मौसम केंद्र है, वह क्या निर्धारित करती है। देहरादून में जो मौसम केंद्र है वह यह निर्धारित करती है आकर यहाँ पर बारिश करवा रही है, वह यह निर्धारित करती है। ठीक है, सभी निर्धारित मौसम केंद्र का मौसम के अनुसार सभी चीजें करती हैं, लेकिन कुछ कुछ क्षेत्र कौन सा है, कहाँ से वह मौसम केंद्र का एक मैं नोट्स अपलोड कर दूंगा, हालांकि कि कहाँ कहाँ मौसम केंद्र है और क्या क्या निर्धारित करती है। ठीक है, तो ज्यादा उचित ज्यादा सही रहेगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा। अभी बस यही देख लीजिए कि सीधी वर्षा जो होती है उत्तर पश्चिमी की ओर बढ़ती है और राजस्थान के कुछ हिस्सों तक पहुंचकर वहां पर वर्षा कराती है, लेकिन कितना वर्षा कराती है, तो बहुत कम वर्षा कराती है। ठीक है, दूसरी चीज कि जो मध्य प्रदेश की ओर चली, ठीक है, अगर जो वही सीधी दिशा वाली जो हवाएं हैं अरब सागरीय, वह अगर मध्य प्रदेश की ओर चली तो यह कहाँ मुड़ती है, तो मध्य प्रदेश से टकराते हुए महाराष्ट्र के उत्तरी हिस्सों में जाती है। तो महाराष्ट्र में आगमन कब होता है, तो महाराष्ट्र में हम मान लेते हैं कि भाई जून के अंत तक बारिश का आगमन हो जाता है। कब, जून के अंत तक। लेकिन फिर बोलेंगे कि जून के अंत तक मतलब क्या अंतिम जैसे 27-28 जून, नहीं, तो 27-28 जून नहीं, 10 जून के बाद मुंबई में बारिश होने लगती है। ठीक है, फिर बोले कि भाई जो जयपुर का जो इलाका है, जैसे यहाँ पे सीधी वर्षा हुई राजस्थान में और कुछ हिस्सों में हुई, कम हुई, यहाँ पर मानसून कब पहुंचता है। मैंने बताया कि भाई जो मैंने नहीं, वैज्ञानिकों ने बताया कि जो यह जुलाई का महीना होता है, ठीक है, जून के बाद जो जुलाई का महीना होता है वह राजस्थान और हरियाणा क्षेत्र में बारिश कराती है। ठीक है, कब, जुलाई और अगस्त में। ठीक है, समझ में आ गया। इसमें कुछ चीजें रह गई हो तो बताइए, हम समझा दें अगर कोई चीज रह गई हो तो, या आगे बढ़े। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो बंगाल की खाड़ी वाला इलाका है, इस नोट्स को मैंने अपलोड कर दिया है, एकदम याद कर लीजिएगा, बस समझा रहा हूँ इसलिए कि भाई उन सब चीज को कैसे पढ़ना है और कैसे याद करना है, कैसे प्रश्न पूछते हैं। जैसे इसमें पूछता है कि भाई कि राजस्थान के कुछ हिस्सों में जो बारिश होती है किस समय होती है, तो जुलाई से अगस्त के समय में होती है। ठीक है, और यह पश्चिमी जलवायु जो आकर मतलब आती है, तो वह उससे क्या क्या होता है, क्या उत्पन्न होता है, किन किन चीजों, मैंने आपको बताया कि पश्चिमी क्षेत्रों में खेती होती है, किस चीज की, हर एक चीज की। तो वर्षा की ही स्थिति से निर्धारित होती है, जलवायु के आकार से ही निर्धारित होती है कि यहाँ की खेती इस वर्ष कैसी हुई। ठीक है, इसकी प्रगति कैसे हुई, तो स्थानीय जो भूगोल है, भौगोलिक स्थली है, उनसे हम निर्धारित करते हैं कि हमारे पश्चिमी क्षेत्रों में खेती कैसे हुई। हरियाणा के लोग, पंजाब के लोग, मध्य प्रदेश को लोग, जैसे मध्य प्रदेश में सोया की खेती होती है, सोया का देश भी उसे कहा, उसी प्रकार से इन सब क्षेत्रों का निर्धारण होता है। ठीक है, इसीलिए इन सब क्षेत्रों के लोगों को हम कृषि के मामले में सबसे आगे रखते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान, महाराष्ट्र और फिर हरियाणा। ठीक है, यूपी में जैसे गन्ने की खेती होती है और अन्य भी चीजों की खेती होती है, उसी प्रकार से यहाँ पे भी होती है। तो यहाँ की जो बारिश है, बारिश कब
तो वहाँ की उपजाऊ होगी, क्योंकि उस समय वह क्या करते हैं कि मतलब जो भी उपजाऊ मतलब जो भी वह अनाज लगाते हैं वो बड़े हो जाता है और वर्षा की वजह से वह और भी उपजाऊ हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया? आगे चलते हैं। कहाँ आवाज नहीं आई अमन? कहाँ तक सुने थे अमन जी? आवाज नहीं जा रही है आप लोग के पास? लास्ट टॉपिक मैंने यही बताया कि जो जलवायु का आकार होता है, ठीक है, वो भौगोलिक स्थलीय असर कैसा पड़ता है उस पे। तो यह उस समय ये जो पश्चिमी शाखा है जो बारिश करवाती है वह खेती के लिए बहुत ही जरूरी होती है, ठीक है। तो इसीलिए पश्चिमी इलाकों में यह बारिश करवाकर वहां की जमीनों को उपजाऊ बनाती है, इसलिए वहां की खेती अच्छी हो जाती है, ठीक है। बस इतना ही समझना था। दूसरी जो शाखा है बंगाल की खाड़ी वाली शाखा, ठीक है। तो बंगाल की जो खाड़ी वाला शाखा है यह भारतीय मानसून का दूसरा शाखा है। अगर ये प्रश्न पूछे कि भारतीय मानसून का पहला शाखा कौन है, तो अरब सागरीय शाखा है। और भारतीय मानसून की दूसरी शाखा कौन सी है, तो भाई बंगाल की खाड़ी वाली शाखा है, ठीक है। यह बंगाल में जो भी मतलब जो नमी होती है, खाड़ी में जो नमी लेकर पूर्व से बढ़ती है और मेघालय की ओर जाती है। मैंने आपको बताया था मेघालय में जो सबसे अधिक वर्षा मानसीराम में होती है वो क्यों होती है भाई, किससे टकरा कर हवाएं वहां रुक जाती हैं? तो देखिए ये है, क्या है, गारो, खासी और जयंतिया जो पहाड़ियां होती है वहां टकराती है। इन पहाड़ियों की आकृतियों से मतलब टकराने की वजह से चेरापूंजी जो मानसीराम क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ सबसे अधिक बारिश कराती है। क्या सालाना 10 लाख की 10,000 मिलीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है, तब जाकर इतना मिलीमीटर वर्षा होती है। तो भाई वह किन पहाड़ जयंती पहाड़ियों से टकराती है। अगर पूछे राम में सबसे पहाड़ों से टकराकर होती है भाई, क्यों, किस वजह से होती है, तो गारो, खासी, जयंती जो पहाड़ियां हैं, ठीक है, उनसे टकराने की वजह से सबसे अधिक वर्षा यहाँ होती है। और सालाना अगर पूछे कि मानसीराम में सालाना कितनी वर्षा होती है, तो 10,000 प्लस मिलीमीटर में वर्षा होती है। 10,000 प्लस से ज्यादा भी मिलीमीटर से मतलब वर्षा होती है मिलीमीटर में। यह वर्ष की बात कर रहे हैं कि एक वर्ष में जो वर्षा होती है वह कितनी मिलीमीटर में होती है, तो 10,000 प्लस, ठीक है, मिलीमीटर में वर्षा होती है। कहाँ पर? मानसीराम में। इसीलिए यह भारत का सबसे अधिक वर्षा क्षेत्र है, ठीक है। और सबसे कम वर्षा क्षेत्र कौन सा है, तो लेह है, ठीक है। और लौटते मानसून का सबसे अधिक वर्षा क्षेत्र कौन सा है, तो तमिलनाडु, ठीक। यह 3 प्रश्न हो गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको 10,000 बार रट लीजिएगा भाई, लेकिन याद रहे, हो सकता है पूछ ले। इसके बाद यह शाखा आगे बढ़ती है, ठीक है। कौन सी शाखा, तो बंगाल की खाड़ी वाला जो शाखा है, जो मैंने इधर बताया था, पूर्वी इलाकों से आगे बढ़ रही है, वह आगे बढ़ते हुए कहाँ कहाँ किस किस हिस्सों में बारिश करवाती है ऊपर चल के, तो असम, अरुणाचल प्रदेश में बारिश करवाती है। तो असम के मैदानी इलाकों में जो वर्षा करवाती है, कहीं कहीं नहीं होती है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि भाई कि जो इसके मैदानी इलाके हैं वहां वर्षा क्यों नहीं होती है, तो भाई क्योंकि वहां अरुणाचल के जो पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है, तो यहाँ केवल वह नमी फैलाती है और हल्की बारिश करवाकर लौट जाती है। हिमाचल प्रदेश के आगे बढ़ते हैं या इनसे इन पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश हवाएं क्या होती है, रुक जाती हैं, ठीक है। और कुछ हवाएं जो होती हैं बढ़ जाती है, जैसे तिब्बत की तरफ बढ़ जाती है, तिब्बत, नेपाल या उन, इसलिए यहाँ नमी फैलती है, केवल नमी फैलती है, कम होती है। लेकिन यही अगर इन पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो यही इन पहाड़ी क्षेत्रों में हवाएं हैं, ठीक है। तो सागा का विभाजन मैंने बताया कि 2 तरीके से होती है, अभी हम लोग बात कर रहे हैं बंगाल की खाड़ी वाली। तो जो
विभाजन हो कैसे टकराती है भाई, पश्चिमी की ज्यादा बारिश हुई, क्यों हुई बारिश, ठीक है। फिर वहां के लोग बोले कि नहीं यहाँ बारिश का, ठीक है, क्या जो गारो और पहाड़ी क्षेत्र है, जो पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है, वहां हवाएं टकराई और वहां खूब बारिश की, वहां के इलाकों में खूब बारिश की, इसलिए बाढ़ आ गई। लेकिन फिर वही हवाएं टकराकर जब बाहर निकली, ठीक है, वही हवाएं जब यहाँ से टकराकर बाहर निकली तो बिहार में वर्षा करवाती। और एक बात बता दें, बिहार ही एक ऐसा क्षेत्र है जहां आम्र वर्षा होता है, मतलब केवल एक नहीं है, मतलब उसके पहले आंध्र प्रदेश इत्यादि भी हैं जहां हल्की आम्र वर्षा करवाती है। लेकिन आंध्र प्रदेश इत्यादि में जल कॉफी या चाय वाली क्षेत्र हो जाती है, उन्हें क्या कहा जाता है कि कॉफी वर्षा या फ्लावर वर्षा, कहीं कहीं जहाँ फ्लावर पाई जाती है, जैसे कहाँ पे वहाँ सूर्यमुखी जहाँ पाई जाती है उसे सूर्यमुखी वाली वर्षा कही जाती है। कहीं कॉफी का उत्पादन होता है हमारे भारत में, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या चेन्नई इत्यादि जगहों पे, तो उसे क्या कहा जाता है, उनके नाम पर रख दिया जाता है। तो बिहार में जो वर्षा होती है, जो शुरुआती वर्षा होती है, आम्र वर्षा होती है, ठीक है, मीठी वर्षा कहते हैं, वह आम के फल के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी, मतलब प्रशस्त होती है उसके लिए, इसीलिए उसे आम्र वर्षा कहा गया है। हो सकता है आगे मैं लिखा हूं तो बताऊं, ठीक है। तो यह क्या होती है भाई, तो गारो पहाड़ियों से टकराने की वजह से एक हिस्सा बाईं ओर, मतलब पश्चिम की ओर मुड़ जाती है। मतलब मैंने बताया था ये है पूर्वी इलाका, और यहाँ पे जब वो टकराती है तो ये पश्चिमी इलाकों में बढ़ जाती है। तो पश्चिमी इलाकों में जब बढ़ेगी तो सबसे पहले बिहार, ठीक है, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश, और इन सब क्षेत्रों में बारिश करवाती है। किस सब क्षेत्रों में बारिश करवाती है, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, ठीक है, इन सब क्षेत्रों में बारिश करवाएगी। और यही से वो टकरा कर आगे जाती है, तो यहाँ संगम होता है अरब सागर और क्या कहते हैं, बंगाल की खाड़ी वाला शाखा का संगम होता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए दोनों का संगम लिखा हुआ है, दोनों का संगम कब होता है, तो बंगाल की खाड़ी वाली शाखा और अरब सागरी वाला शाखा जो उत्तर पश्चिम भारत में मिलती है। यह संगम पंजाब और हरियाणा, मैंने बताया था ना, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, ठीक है, राजस्थान इसमें लिखा नहीं हूँ, तो हरियाणा और पंजाब अगर ऑप्शन में आए तो यह दोनों का संगम कहाँ होता है, तो पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्रों में होता है, ठीक है। यह दोनों शाखा मिलकर थोड़ी सी बारिश करवाती है, ठीक है। क्यों थोड़ी सी शाखा मिलकर बारिश करवाएगी, तो भाई ये क्षेत्र, ये आ रही है हवाएं, क्या क्या आ रही हैं, ये दोनों हवाएं आ रही हैं, रुकिए बता रहा हूँ। क्या हो गई, एक ये हवाएं आ रही हैं, एक ये हवाएं आ रही हैं, ठीक है। तो इन दोनों हवाओं का यहाँ संगम होता है। यहाँ जब संगम होगा तो जहाँ हरियाणा और पंजाब के कुछ क्षेत्रों में बारिश नहीं हुई होगी, तो इन संगम की वजह से हल्की नमी इधर आ जाती है और बारिश करवा देती है, और हल्की हरियाणा क्षेत्र में, पंजाब क्षेत्र में और क्षेत्र में जहाँ वृष्टि छाया है वहाँ है, इसलिए उन सब क्षेत्रों को वृष्टि छाया क्षेत्र में नहीं रखा है, ठीक है। अगर प्रश्न पूछे कि दोनों का संगम, दोनों शाखाओं का संगम कहाँ है, पंजाब और हरियाणा क्षेत्र में होना है, ठीक है। और इन्हीं दोनों शाखाओं से मिलकर जो वृष्टि छाया क्षेत्र है, मतलब पहाड़ी, वहां पे बारिश करवा दे रही है, ठीक है। तो वहां पे बारिश करवा दी, जो लोग हरियाणा के बोलते हैं कि नहीं यहाँ बारिश नहीं हुई, ठीक है, यहाँ बारिश की छाया क्षेत्र है, यहाँ साल 2 साल बारिश नहीं होती, अरे नहीं, वहाँ बारिश हल्की होती है, तो ये मान सकते हैं अगस्त और सितंबर के अंत में, ठीक है, अगस्त और सितंबर के समय यहाँ बारिश हो जाए। जो मौसम केंद्र है, इन्हें वृष्टि छाया क्षेत्र से निकाल दिया गया है। तो वृष्टि छाया क्षेत्र केवल कौन सी है, तमिलनाडु, ठीक है, और आंध्र प्रदेश। समझ में आ गया इन सब चीजों को, अब इस पे प्रश्न बनेंगे तो आप लोग कर लेंगे, ठीक है। तो दोनों शाखाओं का संगम समझ में आ गया, दोनों शाखाओं से मिलकर थोड़ी बारिश करवा ही देती है, ठीक है। हालांकि यहाँ वर्षा बहुत मतलब कम मिलीमीटर में होता है, लेकिन मैदानों में, जो मैदानी क्षेत्र है, मैंने बताया ना, जो मैदानी क्षेत्र है वहां पे भी वर्षा करवा देती है, इसीलिए इसे वृष्टि छाया क्षेत्र में से निकाल दिया गया है, ठीक है, ये रहा, ठीक है।
तो दोनों शाखाओं को मिलकर बारिश कराती है। हालांकि यह वर्षा कम होती है लेकिन नमी हद तक खत्म हो चुकी रहती है। हाँ, जो लोग कहते हैं कि वहां पे फसल खराब होगी, तो नहीं, वहां पे नमी हर जगह तक पहुंच जाती है। देखिए वहां पे नमी कैसे पहुंचती है, तो फिर उसके बाद जो अगस्त और सितंबर का मैं समय बता रहा हूँ, उसी समय विषुवत पछुआ रेखा भी पछुआ हवाएं भी बहती हैं। ठीक है, जो हिमालय से आगे बढ़ती हैं। किससे? हिमालय से आगे बढ़ती हैं, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से आती हैं। ठीक है, इनसे आती है, बढ़ने से आती हैं। ठीक है, तो यह ऊपर की तरफ जाने से रोक लेती हैं। कौन रोक लेता है? तो भाई हिमालय पर्वत रोक लेता है। इसीलिए यहाँ पे हल्की बारिश हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे हल्की बारिश कैसे होती है? तो पर्वत श्रृंखलाएं जो ऊपर हैं, यहाँ की ऊपर की पर्वत श्रृंखलाएं इन सबको रोक लेती हैं और इधर से हवाएं चल जाती हैं। तो ये टकराने की वजह से ये ऊपर नहीं जा पाती है, नीचे उतर जाती हैं, और नीचे जब उतरती हैं तो यहाँ बारिश हो जाती है। ठीक है, और इसी तरह से बंगाल की खाड़ी की जो पूर्वी और उत्तरी भारत की जलवायु प्रभावित करती है। मतलब और विविध वर्षा, मतलब जितने भी क्षेत्र रह जाते हैं भारत में बीचों बीच, ठीक है, ये बीचों बीच जितने भी भारत में राज्य रह जाते हैं, उन सभी जगहों पे बारिश करवाती है। कौन? ये दोनों का संगम होने की वजह से हवाएं जब लौटती हैं तो यहाँ बारिश करवाती है। फिर यही हवाएं जब इस तरफ आती है तो तमिलनाडु में बारिश करवाती है। ठीक है, अब देखिए मानसून का लौटना। हाँ, मानसून का लौटना जिसे उत्तर पूर्वी मानसून या वापसी मानसून भी कहा जाता है। ठीक है, यह सितंबर से शुरू होता है। ठीक है, सुने होंगे कि तमिलनाडु में सितंबर में बहुत अधिक वर्षा हुई। अगस्त और सितंबर के महीने में यह शुरू होती है। ठीक है, क्यों यह होती है? तो मैंने आपको बताया कि विषुवत रेखा, एक मैंने बताया था कि किरणें जो होती हैं, भारत सूर्य की जो किरणें होती हैं, वह उत्तरी गोलार्ध में आकर गर्मी कम कर देती है। इसी की वजह से विषुवत रेखा पर सीधी पड़ने से, वो किरणें सीधी पड़ने से इस निम्न दाब के क्षेत्रों में पड़ जाता है और बारिश अधिक करवा देता है। कहाँ बारिश अधिक करवा देता है? तो इन सब क्षेत्रों में। किन सब क्षेत्रों में? तो क्षेत्रों का मतलब यहाँ लिखा होगा, ये रहा। सबसे अधिक वर्षा लौटते मानसून का तमिलनाडु, खासकर तमिलनाडु इलाके क्षेत्र में। और अगर पूछे कि तमिलनाडु के किस क्षेत्र में, किस तटीय इलाकों में सबसे अधिक बारिश होती है, तो चेन्नई और कुड्डोलोर। ठीक है, चेन्नई और कुड्डलोर। ठीक है, इन सब क्षेत्रों में सबसे अधिक लौटते मानसून का बारिश होता है। जैसे मेघालय में मैंने बताया चेरापूंजी मानसीराम। ठीक है, मानसीराम में सबसे अधिक वर्षा होती है। उसी प्रकार से तमिलनाडु में खासकर तटीय इलाकों में जैसे चेन्नई और कुड्डालोर में सबसे अधिक बारिश कराती है। ठीक है, और यह बारिश का जैसे अब आगे बताएंगे। ठीक है, लौटते मानसून का प्रभाव। लौटते मानसून के प्रभाव से क्या होता है? तो मैंने बंगाल की खाड़ी में नमी। अब देखिए मैंने बताया था ना कि जब ये बारिश समाप्त होती है तो देखते नहीं हो, सुनामी, चक्रवात, फलाना ढिकाना चीजें आने लगती है। तो यह कैसे बनती है? तो यह भारी जब वर्षा हो जाती है, जब बहुत भारी वर्षा होगी इन सब क्षेत्रों में, ठीक है, इन सब क्षेत्रों में, तब जब यहाँ बंगाल की खाड़ी वाले इलाकों में क्या होती है, चक्रवात इत्यादि आने की स्थिति में, मतलब दार्जिलिंग में चक्रवात आ गया, ठीक है, जंगल में, एक इधर क्षेत्र में चक्रवात आ गया, फिर इधर से सुनामी जब बढ़ती है तो चक्रवात आ जाता है। तो ये किसकी वजह से आता है? तो लौटते मानसून की वजह से आता है। ठीक है, चक्रवात और वर्षा अधिक होने का कारण क्या है? ठीक है, तो वर्षा का अधिक कारण है कि जब पर्वत पहाड़ों से टकराना। ठीक है, और चक्रवात का कारण क्या है? तो क्या कहते हैं कि जो लौटते मानसून की खाड़ी में जब नमी लेकर आता है, इसकी वजह से आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में चक्रवात आता है। ठीक है, कब आता है चक्रवात, कैसे आता है अगर पूछे प्रश्न, तो लौटते मानसून की अधिक वर्षा की वजह से आता है। ठीक है, अक्सर चक्रवात में अक्सर भारी वर्षा होती है और क्या कहते हैं कि तबाही भी आता है। ठीक है, अब तमिलनाडु यह शाखा आगे बढ़कर तमिलनाडु और दक्षिणी आंध्र प्रदेश में अक्टूबर और नवंबर में भारी वर्षा कराती है। आपको याद होगा अक्टूबर और नवंबर में हल्की नमी, मतलब हम लोग थोड़ा बहुत फुल शर्ट वगैरह पहनने लगते हैं, हल्की ठंडी सी लगने लगती है, लेकिन यहाँ बारिश समाप्त हो जाती है। ठीक है, और यही बारिश जब यहाँ कराती है आंध्र प्रदेश और क्या कहते हैं कि तमिलनाडु में, ठीक है, कहा गया, हाँ, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में जब यही वर्षा कराती है तो हमारे तरफ भी हल्की नमी और बढ़ जाती है। ठीक है, उत्तरी पूर्वी इलाकों में क्या होता है, मानसून की नमी बढ़ जाती है, जिससे कभी कभी देखेंगे कि अक्टूबर या सितंबर या अक्टूबर में बारिश होती है तो छोटे छोटे ओले बढ़ते हैं कहीं कहीं। ठीक है, वो इन्हीं की वजह से बढ़ते हैं। तो ओले कैसे पड़ते हैं? तो लौटते मानसून की वजह से यहाँ पर बारिश होने पर वो ओले पड़ते हैं।
ठीक है, उत्तरी पूर्वी इलाकों में या पश्चिमी इलाकों में। ठीक है, ये समझ गए। और लौटते मानसून का दिशा क्या है? अगर प्रश्न पूछता है कि लौटते मानसून की दिशा क्या है, तो उत्तर पूर्व, यह जो हिंद महासागरीय नमी लेकर आता है, यह क्या कौन सा लेकर आता है? उत्तर पूर्व लेकर आता है। लेकिन हिंद महासागर क्या है? नीचे है। ठीक है, हिंद महासागर ये नीचे है, तो यह दक्षिणी हो गया, दक्षिणी, और यह हो गया पूर्वी। ठीक है, दक्षिणी और यह पूर्वी हो गया, और यह हो गया क्या क्या कहते हैं, उत्तरी। ये उत्तरी हो गया और पूर्वी हो गया। ठीक है, यह लौटते मानसून का क्या है? दिशा है। ठीक है, मैंने बताया था ना, यहाँ संगम हुआ, फिर नीचे हवाएं आई, तब यहाँ पर भी हल्की बारिश करवाई, वही चीज है। उत्तर से पूर्व की तरफ आई अरब सागरी वाली जो हवाएं हैं, वही उत्तर से पूर्व की तरफ आई, तो यह क्या हुआ? पहली दिशा हो गई, जो हिंद महासागर में लाकर नमी लाकर पैदा करती है। और दूसरा क्या हुआ? तो दक्षिण से पूर्व की ओर लौट चलती है जो, ठीक है, वह भी यहाँ हिंद महासागर में नमी पैदा करती है, इसलिए यह लौटते समय यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है। कहाँ पे? तमिलनाडु में। अब भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मानसीराम में। ठीक है, सालाना औसतन 11,871 मिलीमीटर, मतलब 10,000 प्लस मिलीमीटर वर्षा होती है। किसी वर्ष हो गया 10,000, किसी वर्ष हो गया 11,000, किसी वर्ष 12,000, ऐसी मिलीमीटर बारिश होती है। ठीक है, जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण होती है। किसके कारण होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण। अगर प्रश्न पूछता है कि सबसे अधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र मानसीराम है, वहां का मानसूनी कारण क्या है, तो दक्षिणी और पश्चिमी मानसूनी कारण है। ठीक है, अब मैंने बताया था कि सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र, सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र क्या है? 100 से 150 मिलीमीटर बारिश होती है। कहाँ? लेह लद्दाख में, क्योंकि यह हिमालय की छाया में शुष्क क्षेत्र हो जाता है। इसे क्या कहा जाता है? हाँ, इसे शुष्क क्षेत्र कहा जाता है, जहां पे बहुत कम वर्षा हुई, मतलब पहाड़ों पे हुई और नीचे थोड़ी नमी आ गई, तो वो भी क्या हुई? नमी जो आई नीचे, वह शुष्क क्षेत्र हुई। वो वर्षा कैसी हुई? तो ओले की वर्षा हुई। किसकी? वो जो बर्फबारी जो होता है, बर्फ की वर्षा हुई। ठीक है, तो बर्फ की वर्षा कहाँ हुई? तो यहीं हो गई। सबसे कम वर्षा क्षेत्र लेह लद्दाख, कारगिल, ठीक है, द्रास, और भी क्षेत्र आते हैं, द्रास, अक्साई चीन, इन सब जगहों पे होती है। ठीक है, और यह कैसी घटना है कि क्यों ऐसा होता है? तो यह घटना है पश्चिमी विक्षोभ वाली घटना है। कौन सी घटना है? मुख्य रूप से यह सर्दियों के महीनों नवंबर से मार्च में होती है। मार्च इसलिए लिखा गया है कि लास्ट तक रह जाता है ना, जो पानी का भाप बनकर ऊपर उठता है और नीचे गिरता है, बादल बदलता है। ठीक है, वह भूमध्य सागर से उठकर फिर ऊपर की तरफ जाता है, तो वह 2 से 3 महीने तक रहता है। इसी के वजह से इसे पश्चिमी विक्षोभ या क्या कहते हैं, बर्फबारी कहते हैं। ठीक है, और यह पूरे सर्दियों में प्रभावित होती है। सर्दी मतलब अगर सर्दी देखी जाए तो मार्च तक रहती है। ठीक है, इसीलिए नवंबर से मार्च तक लिखा गया है। अगर प्रश्न भी पूछे तो नवंबर से मार्च तक ही उत्तर देना है। अब उत्पत्ति की प्रक्रिया क्या है भाई? जो क्लाइमेट कंडीशन है हमारा पाठ्यक्रम, वो उसकी उत्पत्ति प्रक्रिया क्या है? उसकी जो प्रक्रिया जो है, जो हिमालय से टकराती है, फिर वर्षा बर्फबारी करवाती है। आप तो मैंने बता दिया कि भाई क्या कहते हैं, बर्फबारी करवाती है। फिर मैंने बताया कि नवंबर से मार्च तक करवाती है। फिर आप बोले कि नहीं, इनमें कहीं कहीं क्षेत्रों में नवंबर में, दिसंबर में करवाती है, कहीं कहीं क्षेत्रों में जनवरी में करवाती है, कहीं कहीं क्षेत्रों में मार्च में करवाती है, लेकिन फरवरी में करवाती है, लेकिन मार्च में बहुत कम हो जाती है। फिर मैंने कहा कि जो फरवरी और मार्च वाला जो क्षेत्र है, वह हिमालय से टकराकर ऊपर चली गई तो कहाँ करवाएगी? अफगानिस्तान, पाकिस्तान के क्षेत्र हैं, वह हमारे क्या कर रेखा, मतलब जो क्षेत्रफल है हमारा, ठीक है, उसके ऊपर करवाएंगी, क्योंकि हिमालय पर्वत तो हमारे पास दिख तो रहा है। देखिए, 1 मिनट रुकिए। दिख रहा है हिमालय? अब देखिए, अब कोई भी पौने यहाँ आकर टकराएंगी तो कहाँ बारिश करवाएंगी? ठीक है, ये तो सबसे ऊंची चोटी हो गई आपकी, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, नेपाल की तरफ। और जो ये भारत का इलाका है, ठीक है, जहाँ द्रास वगैरह है, ठीक है,
अक्साई चीन है, जो इसके नीचे क्षेत्र हैं, उसके नीचे क्षेत्र हैं कैसे? तो ये भाई यहाँ पे हवाएं टकराई, इसी में इर्द गिर्द करते हुए उड़ते मुड़ते हुए कहीं और चली गई, तो कहाँ जाएंगी? अगर इस क्षेत्र में गई, इस क्षेत्र में गई, तो हमने कहा कि भाई यह इस क्षेत्र में गई तो यह पाकिस्तान में वर्षा करवाई, और इसके पार गई तो अफगानिस्तान में वर्षा करवाई। ठीक है, बस यही समझना है और कुछ नहीं। उससे अगर प्रश्न आएगा तो आप समझ जाएंगे। एक मिनट और एक चीज बता दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने आपको एक बताया कि लेह में कम वर्षा होती है, कम मिलीमीटर में वर्षा होती है, फिर भी आप देखते होंगे कि वहां के जो क्षेत्र है वहां पे क्या है, जल जमा हुआ है। ठीक है, लोग अब जैसे आपके दिमाग में आया होगा कि भाई यहाँ पे ये जल कैसे है लेह में, ठीक है, ये कैसे है? तो भाई आपके जो ये पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, ये पर्वत हिमालय पर्वत है जो दूर की, उसके पिघलन से, और फिर जो नदियां हैं, हिमालयी नदियां हैं, ठीक है, वह कहाँ जाएंगी? वह भी तो है, वो पहाड़ों पर से ये तो पर्वतों से ही चलती हुई नीचे आ रही है। ठीक है, तो उन इलाकों में बारिश होती है, और इन्हीं इलाकों में क्या पाई जाती है? झील और जलप्रपात पाए जाते हैं। ठीक है, इसी में कृत्रिम झील भी पाई जाती है। ठीक है, जैसे आप देखे होंगे कि डल झील, ठीक है, वो कैसे पाई जाती है? बुलर झील, इन सब चीजों का कैसे आगमन, मतलब कैसे उत्पन्न होता है? इन्हीं सब चीजों से होता है ना। कृत्रिम झील को बनाया जाता है, बनाया क्या जाता है? वो बना हुआ रहता है, उस किस प्रकार से होता है मैंने बताया था, वो अलग से मैं बताऊंगा सेशन। तो यह क्या इलाका हो गया आपका? यह हो गया आपके जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख वाला इलाका। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख वाले इलाकों में इसी प्रकार से सारी चीजें होती हैं। क्या यहाँ पे हवाएं टकराई, इधर बारिश हल्की कराई। अब यहाँ लेह लेह के जो लोग हैं वह जमीनी नीचे हैं, पर्वत पहाड़ ऊपर हैं। अब यहाँ से टकराकर कहीं कहीं यहाँ जो जलीय इलाका है वहां पे बारिश करवाकर, इधर बारिश करवाकर लौट गई। ठीक है, लेकिन इधर बारिश हुआ नहीं। ठीक है, इधर बारिश हुआ नहीं, तो इसे शुष्क क्षेत्र कहते हैं। फिर यही वाष्प बनकर यहाँ बर्फबारी करवाती है, यही वाष्प बनकर क्या करवाती है? यहाँ पे बर्फबारी करवाती है। ठीक है, ये सब चीजों को समझ गए। अब क्या कहते हैं कि कहाँ पहुंचे थे? यही पहुंचे थे ना। अब मैंने आपको बताया था कि जो एक लोगों ने प्रश्न पूछा कि प्राचीन सिद्धांत तो हम लोग पढ़ लिए थे। किसका प्राचीन सिद्धांत हम लोग पढ़ लिए थे? तो बारिश का। ठीक है, बारिश के प्राचीन सिद्धांत को तो हम लोग पढ़ लिए थे, मतलब मानसून के प्राचीन सिद्धांत को पढ़ लिए थे। अब यहाँ पे एक शब्द दिख रहा होगा आपको, जेट स्ट्रीम कहते हैं, जिन्हें जेट स्ट्रीम कहते हैं। तो ये जेट स्ट्रीम क्या है? आधुनिक सिद्धांत है। समझ में आया? प्राचीन सिद्धांत को आप लोग समझे थे, उसी प्रकार से इन्हें क्या कहा जाता है? जो पश्चिमी दिशा से आने वाली तेज हवाएं हैं। किधर से? पश्चिमी दिशा से। जो मैंने बताया ना, विषुवत रेखा, पश्चिमी दिशाएं से जो हवाएं हैं, पछुआ हवाएं हैं, उन्हें क्या आधुनिक सिद्धांत में क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है जेट स्ट्रीम। और जेट स्ट्रीम का सिद्धांत किसने लाया? तो एम टी यीन, लिख लीजिएगा, एम टी, लिख लीजिए, ये जेट स्ट्रीम का क्या कहते हैं कि सिद्धांत किसने लाया? ठीक है, एम टी यीन। ठीक है, इन इन नमी बादलों को ईरान और अफगानिस्तान और पाकिस्तान में होते हुए भारत की ओर ले आती है। तो मतलब यही जो पश्चिमी दिशा से आने वाली जो तेज हवाएं हैं वह कहाँ कहाँ मानसून लाती हैं या बर्फबारी करवाती हैं? तो वह ईरान में, अफगानिस्तान में और पाकिस्तान होते हुए भारत की ओर ले आती हैं। यही जो विषुवत रेखा है, जेट स्ट्रीम हवाएं हैं, वह भारत में कैसे आती है इन्हीं को बताया है। ईरान से, अफगानिस्तान से और पाकिस्तान से होते हुए भारत में आती है। और जब भारत में आती है तो हिमालय से पश्चिमी विक्षोभ, मैंने अभी इधर बताया ना, ये पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है, इसी पश्चिमी विक्षोभ में हिमालय से टकराते हुए वर्षा करवाती है, जिससे वर्षा कम होता है क्षेत्रों में और बर्फबारी ज्यादा हो जाती है। ठीक है, बर्फबारी की चीजें समझ में आ गई। आगे चलते हैं। अब इससे प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से है, परिणाम क्या होता है? ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ का, जो पश्चिमी विक्षोभ है, जेट स्ट्रीम का तो आपने वो सिद्धांत समझ लिया। एक और सिद्धांत
का सिद्धांत गिलबर्ट वाकर ने दिया। अल नीनो का सिद्धांत आप लोग लिख लीजिए, अल नीनो का सिद्धांत किसने दिया? तो एक गिलबर्ट वाकर ने। दो सिद्धांत होते हैं आधुनिक में, ठीक है। आधुनिक सिद्धांत को दो भागों में बांटा गया है, एक जेट स्ट्रीम, ठीक है, एक अल नीनो। तो जेट स्ट्रीम का आपने लिख लिया एम टी यीन, और दूसरा अल नीनो का सिद्धांत जो है वह गिलबर्ट वाकर ने दिया, ठीक है। ये दो चीज लिखिए। अब ये जो प्रभावित क्षेत्र है, ठीक है, ये प्रभावित परिणाम है, ये पंजाब और हरियाणा, यहाँ पश्चिमी विक्षोभ में भी हल्की सी वर्षा होती है। तो आप कहेंगे हल्की सी वर्षा, तो मैंने कुछ बताया नहीं, फसल की खेती के लिए सबसे अधिक मतलब हल्की जो वर्षा होती है, जो संगम होता है, चीजें अगर समझ में आई होंगी तो यहाँ पे आप कनेक्ट कर रहे होंगे उन सब चीजों को, कि ये जो भैया बता रहे थे कि ये चीजें हैं, यहाँ से वर्षा, यहाँ से वर्षा, यहाँ संगम, ठीक है। इन सब चीजों को कनेक्ट करिए, एक में कनेक्ट करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आएगा, ठीक है। केवल सुनिए मत, उसको कनेक्ट करिए कि पिछला अभी हम लोग क्या पढ़े थे, अभी क्या पढ़ेंगे। तो यहाँ मैंने बताया था पश्चिमी इलाकों में खेती सबसे अधिक कैसे होती है, तो इन्हीं वर्षा के माध्यम से मैंने बताया ना कहाँ कहाँ खेती कैसे हो जाती है, क्यों उनको वृष्टि छाया क्षेत्र से हटाया गया, और यहाँ की खेती क्यों वर्षा से प्रभावित होकर कितनी अच्छी उपजाऊ हो जाती है, उन्हीं चीज को मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है। तो पंजाब और हरियाणा में जो पश्चिमी विक्षोभ की हवाएं हैं उनके माध्यम से हल्की वर्षा होती है, और जिसकी वजह से पंजाब में रबी की फसल, इसे रबी की फसल के लिए क्या कहा जाता है इस वर्षा को, तो टॉनिक कहा जाता है। जैसे हम लोग होते हैं ना कि टॉनिक ले लो, अगर बुखार आ रहा है, थोड़ा सा हरासमेंट है, तो बच्चे को टॉनिक पिला देते हैं, बच्चा ठीक हो जाता है। उसी प्रकार से इन पश्चिमी विक्षोभ वाली हवाओं को, वर्षा को क्या कहते हैं हम, रबी की फसल का टॉनिक कहा जाता है। अगर प्रश्न पूछता है कि रबी की फसल का टॉनिक कहा जाने वाला हवाएं कौन सी हैं, ठीक है, या वर्षा कौन सी है, तो पश्चिमी विक्षोभ ही यह वर्षा है, ठीक है। और यह क्यों है, तो क्योंकि इसमें गेहूं, जौ, सरसों आदि का फसल बहुत ही फायदेमंद होता है। जो पंजाब हरियाणा के होंगे वो समझ जाएंगे कि हाँ भाई हाँ ये चीजें बहुत अच्छी होती हैं, हमारे यहाँ भी होती हैं, ठीक है। ये हो गया। दूसरी चीज क्या है ये पश्चिमी विक्षोभ वाली, दूसरी चीज ये है कि ये जो पहाड़ी क्षेत्र है, कौन कौन पहाड़ी क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, यहाँ पे तापमान कम होने के कारण वर्षा कम होती है, मतलब कम होती है, मतलब होती है वर्षा, लेकिन यहाँ पे क्या होती है, बर्फबारी ज्यादा हो जाती है ऊपर की तरफ, ठीक है, बर्फबारी ज्यादा हो जाती है, और इसी बर्फबारी की वजह से गंगा जमुना नदियों में जल स्रोत को बढ़ जाना, ठीक है। हमारी जो उत्तर प्रदेश में गंगा आई है, जो भी नदियां इधर उधर गई हैं गंगोत्री वगैरह से निकलकर, वो कैसे बढ़ रही हैं, इसी बर्फ की वजह से ना। तो यही बर्फ के पिघलन से ज्यादा होने से, देखे नहीं वहां 2013 में क्या आया था, 2013 में सुनामी आया था ना, वो क्या उत्तराखंड में, 2013 वाला मामला याद होगा, अप्रैल क्या किस महीना याद नहीं है, जून जुलाई क्या था, ठीक है, लेकिन हाँ 2013 में आया था, इतना याद है, ठीक है। तो इन सब चीजों को इसी प्रकार से हम घटित करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में जो बर्फबारी होती है वो पश्चिमी विक्षोभ की वजह से होती है, क्योंकि उन हवाओं का जो क्या कहते हैं वायु दाब होता है, जो तो वायु होती है ना, पवनें होती हैं, वह क्या करती हैं, वह पर्वतों के क्या कहते हैं बर्फों को ऊपर उठाती हैं और वही बर्फबारी करवाती है, ठीक है। आगे है तीसरा पॉइंट मैं लिखा हूँ राजस्थान, ठीक है। जो लोग कहते हैं राजस्थान में हल्की बहुत बारिश कम हुई भाई, तो भाई हवाएं हैं वहां पे हल्की बारिश करवाती हैं, तभी वहां इसे कहते बहुत लाभ है। राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में यह फसलों के लिए बहुत ही लाभकारी होता है, इसीलिए इसे कहा जाता है हल्की वर्षा को मावट वर्षा वहां कहते हैं, राजस्थान में मावट वर्षा कहते हैं, और पंजाब हरियाणा में टॉनिक वर्षा इसी को कहते हैं, और इसी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में बर्फबारी कहते हैं, ठीक है। ये हो गए, आपको पूरा मानसून मैंने बता दिया कि अच्छे तरह चीजें आप याद कर लिए और समझ लिए होंगे, तो एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, एक भी प्रश्न, बस आप लोग मेहनत से इसको बस याद कर लीजिएगा प्लीज, क्योंकि इसमें से और कहीं प्रश्न जा ही नहीं सकता। और अभी मैंने देखा है चाहे जेसीओ का, चाहे जीडी का, चाहे जितने भी प्रश्न मैंने देखे हैं, ठीक है, उसमें इनके अलावा कहीं प्रश्न पूछा ही नहीं है, उसी प्रकार से यह नोट्स भी बने हैं, ठीक है।
इसमें तो बहुत सारी चीजें हो जाएंगी अगर पूरा बताने लगे, लेकिन उन्हीं प्रकार से जो पेपर होते हैं आर्मी के, उन्हीं के अनुसार ही यह नोट्स बना है। ठीक है, अब ये पश्चिमी विक्षोभ की जो सर्दियां हैं वह क्या है, तो ये कैसे मतलब प्रभावित करती हैं उत्तरी भारत को। ठीक है, तो भाई उत्तरी भारत के लिए तो यह बहुत राहत का काम करती है, लेकिन जहाँ ठंड ठंड वाला जो क्षेत्र है, जैसे उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर, वहां तो भाई ठंडी होगी। ठीक है, इसीलिए कभी कभी आप लोग देखिए कि हम लोग कभी उधर मेरठ या उस तरफ जाते हैं, तो वहां पे हम लोग को, यहाँ पे जो हल्की मानसून में, वहां हम लोग की हवाएं जो लगती है ना, वो बहुत तेज लगती हैं। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश के होंगे वो समझ सकते हैं कि उधर जब कभी गए होंगे मानसूनी क्षेत्र में, तो ऐसे हवाएं लगती हैं जैसे बर्फ लग रहा हो। वहां की हवाएं वह कैसे होती है, पश्चिमी विक्षोभ की वजह से होती है, वहां उनकी हवाओं की वजह से होती है। ठीक है, लेकिन यही उत्तर भारत के लिए बहुत राहत का कार्य करती है, इसलिए यहाँ पर लिख दिया हूं। और यही कोहरे पैदा करती है। अब जैसे कहीं कहीं क्षेत्रों में जब कोहरे होने लगती हैं, ठीक है, कोहरा पैदा करने की, ठंड बढ़ने लगी है, कोहरा पैदा करने लगी, तो पश्चिमी विक्षोभ की वजह से ठंड होती है और कोहरे पैदा करती है। ठीक है, अब इसका नकारात्मक प्रभाव क्या है, तो भूस्खलन इत्यादि। आप सुने होंगे उत्तराखंड में भूस्खलन हो गई, कितने लोग मर गए, दब के गाड़ी से मर गए। जब केदारनाथ जाते वक्त भूस्खलन हो गई, कुछ लोग दब के मर गए, सुने होंगे, न्यूज हमेशा सुनते होंगे। वह कैसे होती है, तो पश्चिमी विक्षोभीय जो हवाएं हैं वह क्या करती हैं, बर्फबारी करती हैं, वर्षा से, और हल्की वर्षा करती हैं। जो बर्फबारी होती है ना, नीचे तक नहीं पहुंचती है, लेकिन ऊपर जो बर्फ जमे रहते हैं पहाड़ों में, पर्वतों में, उसमें हल्की वर्षा हो जाती है और वहीं से भूस्खलन हो जाती है, जिसकी वजह से कई लोग की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, यह हिमालयी क्षेत्रों पे, खासकर हिमालयी क्षेत्रों में होती है यह समस्या। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे मैंने बताया था आम्र वर्षा। ठीक है, आम्र वर्षा क्या है, तो आम्र वर्षा ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अभी मैं जितने भी पेपर हल किया पिछले साल के, जैसे जेसीओ जीडी, जेसीओ कैटरिंग, जेसीओ क्या कहते हैं नर्सिंग, इन सब में आम्र वर्षा से एक प्रश्न मिले हैं हमें। 2-4 साल के जितने भी प्रश्न मैंने देखे उसमें एक दो प्रश्न मिले हैं। ठीक है, तो यह भाई आम्र वर्षा क्या है, तो आम को उपजाऊ बनाती है। ठीक है, आम को मिठास बनाती है। ठीक है, तो अगर महीनों की बात करें तो मार्च और अप्रैल में, जैसे अभी चल रहा है ना, मार्च लास्ट में और अप्रैल में हल्की वर्षा होगी कहीं कहीं। तो हल्की वर्षा कहाँ कहाँ होगी, तो हल्की वर्षा पश्चिम बंगाल, पूर्वी भारत में हल्की वर्षा बिहार में इत्यादि में होगी। ठीक है, तो इसे आम्र वर्षा कहते हैं, जो मार्च अप्रैल में। ऐसा नहीं केवल यही होती है, यूपी में भी होती है, ठीक है, और भी क्षेत्रों में होती है, लेकिन इस हल्की वर्षा को जो हम लोग इधर बोल देते हैं, अरे पहली वर्षा हुई, बरसात का मौसम ही नहीं है, पहली वर्षा कहाँ से हुई, ये आम्र वर्षा है। ठीक है, आम्र वर्षा क्यों, क्योंकि अब हवाएं वायु दाब पैदा कर रही हैं ऊपर, और उसी से अब बरसात की शुरुआत होने वाली है, इसीलिए इसे आम्र वर्षा कहीं कहीं कहते हैं, कहीं कहीं फ्लावर वर्षा कहते हैं, कहीं कहीं कॉफी वर्षा कहते हैं। ठीक है, और हम लोग जो इधर उत्तर प्रदेश के लोग के कुछ क्षेत्र हैं, जैसे क्षेत्र मान लीजिए प्रयागराज, बनारस, ठीक है, मिर्जापुर, गोरखपुर, ये लोग क्या कहते हैं, ये लोग कहते हैं कि भाई ये पहली वर्षा है। अरे पहली वाली वर्षा नहीं है, बरसात का मौसम ही नहीं अभी आया, मार्च में कौन सा बरसात का मौसम आता है। ठीक है, इसे आम्र वर्षा कहते हैं। तो आम्र वर्षा किसके लिए भाई, तो आम की फसल के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। ठीक है, समझ गए होंगे। फिर आगे की विशेषताएं और प्रभाव, ठीक है, इन सब चीजों को थोड़ा सा देख लीजिएगा। यह मानसून से पहले की हल्की से मध्यम बारिश होती है। देखिए मैंने बताया ना कि मानसून से पहले की वर्षा है। ठीक है, जो लोग कहते हैं अरे अरे पहली वर्षा है, पहली वर्षा नहीं है, ये मानसून से पहले की वर्षा है। बरसात तो आई ही नहीं, उसके पहले जो गर्मी के मानसून में जो नमी प्रदान कर रही है, मतलब हल्की नमी जो वायु दाब से हवाएं ऊपर उठ रही है, हल्की हल्की आ रहे हैं, तो कहीं कहीं हवाएं जब हल्की आ जाती हैं तो सबसे पहले किधर आती हैं, बिहार और पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश इत्यादि में हल्की हवाएं आ जाती हैं, उन्हें आम्र वर्षा कहते हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश में आई, बिहार में आई, पश्चिम बंगाल में आई, ठीक है, असम में आ गई तो उसे चाय वाली वर्षा कहते हैं, उसका कुछ और नाम है। और बिहार में आई और पश्चिम बंगाल में आई तो वहां क्या कहते हैं, आम्र वर्षा कहते हैं, क्योंकि आम की फसल के लिए। आंध्र प्रदेश में आई तो सूर्यमुखी, इन सब चीजों की खेती होती है, तो वहां क्या कहा गया, इसे सूर्यमुखी फ्लावर वर्षा कहा गया। इसी प्रकार से मानसून से पहले की वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं। ठीक है, कारण क्या है इसका,
तो स्थानीय स्तर पर जो निम्न दाब मैंने बताया ना, निम्न दाब की वजह से, बंगाल की खाड़ी में आने वाली नमी की वजह से जो हवाएं होती हैं ऊपर की तरफ उठती हैं और निम्न दाब बनाती हैं, तो उन्हीं हवाओं की वजह से ऊपर विक्षोभ में प्रभाव बढ़ जाता है। विक्षोभ में जो ठंडी का प्रभाव खत्म होता है और गर्मी का प्रभाव जब बढ़ता है, तो उन्हीं क्षोभ में क्या करता है, हल्का प्रभाव छोड़ देता है यह हवाएं। कौन सी हवाएं? यह बंगाल की खाड़ी वाली हवाएं। इसलिए यह वर्षा होती है। और फसल पर प्रभाव क्या पड़ती है? तो आम्र वर्षा आम के पेड़ों में फूल और फल, अभी अभी देख रहे होंगे मार्च और अप्रैल का महीना, मार्च चल रहा है, फूल और फल, ठीक है, मतलब आम का जो फूल वूल अब होने लगा होगा, छोटे छोटे टिकोरे होने लगे होंगे। अभी आपके यहाँ आम का पेड़ होगा, देख लीजिए, हल्के हल्के टिकोरे होने लगे होंगे, या उसमें जो फूल फल मतलब निकलते हैं वह निकलने लगे होंगे। क्यों निकलने वाले? क्योंकि यह ठंडक प्रदान करता है। किस? ये नमी वाली हवाएं। अभी भी देख रहे होंगे हल्की हल्की, कहीं कहीं कभी कभी धूप कम हो जाती होगी। क्यों कम हो जा रही है? जून में सबसे अधिक धूप खत्म ही नहीं होगी, लेकिन अभी धूप हल्की हल्की कभी कभी किसी दिन कम हो जाती होगी। क्यों कम हो जाती है भाई? ये नमी क्यों धूप खत्म हो जाती है, हल्की हवाएं क्यों चलने लगती है? ठीक है, क्यों चलने लगती है हल्की हवाएं? क्योंकि ये मैंने बताया यहाँ पर, ठीक है, इसकी वजह से नमी बढ़ जाती है और ठंडक प्रदान करने की वजह से ये आम के पेड़ में फल और फूल लगने लगते हैं। और अधिकतर किस हिस्सों में यह प्रभावित है आम्र वर्षा? तो बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, ठीक है, आंध्र प्रदेश, इन लिखा नहीं है, उन क्षेत्रों में भी यह वर्षा होने लगती है। ठीक है, अब यह क्षेत्र क्या है? मानसून बारिश क्या है? तो प्री मानसून बारिश में ही इसे आम्र वर्षा कहते हैं। अगर पूछे कि भाई आम्र वर्षा किस मानसून में आता है, तो प्री मानसून बारिश में आता है। तो प्री मानसून क्या है? तो प्री मानसून वह है जो मई जून में आती है मानसून, उसके पहले जो वर्षा होती है उसे ही हम कहते हैं आम्र वर्षा। ठीक है, आम पकाने में मदद करती है। ठीक है, क्षेत्र क्या है? तो केरल कर्नाटक। ठीक है, केरल कर्नाटक इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि पहली बारिश तो वहीं मानसून कहाँ आता है, पहला आगमन कहाँ होता है? ठीक है, तो केरल में होता है। तो हवाएं केरल से टकराकर ऊपर ही जाती हैं, तो कहीं कहीं वर्षा करवाती हैं। ठीक है, अब परीक्षा के बिंदु से अगर देखें तो जलवायु क्या है? तो मानसूनी। ठीक है, मानसूनी जलवायु है ये, क्लाइमेट कंडीशन। ठीक है, मौसम क्या है? तो गर्मी, वर्षा, शीत। ठीक है, ये मौसम है। ठीक है, इसी समय बरसात होती है। ठीक है, मतलब ये वर्षा कब होती है उसका बात कर रहा हूँ, 3 समय में होती है। मानसून कैसा है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है। ठीक है, उत्तरी पूर्वी मानसून है। ठीक है, शाखाएं कितनी हैं? तो 2 हैं, अरब शाखा, बंगाल की खाड़ी वाली शाखा। वृष्टि छाया क्षेत्र कौन सा है? तो दक्कन, लद्दाख, दक्कन का पठार और लद्दाख। ठीक है, और आम्र वर्षा कब होती है? तो शुरुआती बारिश के पहले होती है आम्र वर्षा। ठीक है प्रभु जी, आप सभी लोग को यह टॉपिक पूरा समझ में आया? सभी लोग माइक खोलकर बताएं भाई, एक एक करके, सच में, और आप लोग इसको याद कर लेंगे। इसमें कुछ पूछना है किसी को? भाई मैसेज कर दो या बोल दो। ये व्रत व्रत तो नहीं है? जी जी भैया, बहुत अच्छा है भैया। समझ में आ गया? जी भैया। आगे और कोई बोले भाई? उदय जी, चंदन जी, कुछ तो बोलो। समझ में आया यह टॉपिक? भाई बता तो समझ में आया ये टॉपिक? भाई बता तो दीजिए। जी भैया, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। ठीक है, ठीक इसका है, नोट इसका नोट म्यूट करिए। इसका नोट्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूँ, तो उसको क्या कहते हैं कि आप लोग देख लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि वो क्लाइमेट कंडीशन से 3-4 प्रश्न हो सकते हैं। ठीक है, किसी वर्ष में 3 प्रश्न पूछा है, किसी वर्ष में 2 प्रश्न पूछा है, किसी में 1 प्रश्न, ऐसे पूछे हैं अभी 5-6 सालों में, 1-2 पूछा ही है। तो ये क्लाइमेट कंडीशन पूरी तरीके से मैंने बहुत मेहनत करके आप लोग को इतना समझाया 1.5 घंटे में। प्लीज इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। समीर, कुछ बोलना चाहते हो? जी भैया, हम ये बोलना चाह रहे थे कि जो प्रमुख प्रमुख जो बिंदु है भैया, अगर उसका नोट्स मिल जाता एक साथ में भैया तो शायद अच्छा होता। और भैया जो सुनो, ये पूरा नोट्स अपलोडेड है, आप उसको याद कर लेना।
ठीक है। इस पर ही, क्लाइमेट कंडीशन पर ही एक क्या कहते हैं, मेरे ख्याल से कल, हाँ कल कल शायद इस पर एक परीक्षा होगा। और परीक्षा में अमन आप ठीक किए थे, उदय जी आप भी ठीक किए थे पेपर, लेकिन आप लोग बिना नोट्स पढ़े हमें लग रहा है कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि समझ में ही नहीं आ रहा, ठीक है। मैं माइनस मार्किंग लगाया हूँ, क्योंकि अगर बिना नोट्स पढ़े आप लोग दे रहे हैं टेस्ट तो कोई मतलब नहीं है टेस्ट देने का। आप दोनों ही सबसे आगे थे, अच्छा कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि लेकिन उदय आपका क्वेश्चन बहुत गड़बड़ हुआ, मोहित का क्वेश्चन गड़बड़ हुआ, ठीक है, समी और इसका क्या नाम है, अमन का भी क्वेश्चन गड़बड़ हुआ। अमन तुमने कुछ सही किए कुछ गलत किए, मतलब ऐसा लग रहा था तुक्का मार रहे हो, ठीक है, ये सब मत करो। समझ लेना सारी चीजें, पढ़ लेना, याद कर लेना इन सब टॉपिक को, फिर करना, ठीक है। और थोड़ा सा भैया आपने से और बताइए जो जी भैया हम ना समझने में, क्या नहीं समझ में आया, ये सारी चीजें, ये पूरा बिंदु ही मैंने समझाया है, इसको एक बार फिर से अगर तुमको देखना हो तो देख लेना, ठीक है। ये पूरा बिंदु ही है सबसे अधिक, ये बस इसमें से जो मुख्य मुख्य पॉइंट है, जो मैंने जहां से प्रश्न बनता है उसको मैंने बता दिया है, उसको बस याद कर लेना, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। भैया प्रीवियस पेपर कब देखेंगे भैया? प्रीवियस पेपर देखिए, अभी जो टेस्ट दे रहे हैं मतलब लगा रहे हैं आप लोग ना, उसमें प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन भी हैं, लेकिन प्रीवियस पेपर में जब ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा तब तो दूंगा। अब 50 प्रश्न हैं जो पुराने, ठीक है, वो अभी दे दूं, उसमें हम पूरा टॉपिक आपका क्लियर ही नहीं हुआ है, हिस्ट्री का ये सब का कैसे लगा पाओगे, ये बताइए ना। आप नहीं लगा पाएंगे ना, जब पूरा टॉपिक खत्म होगा तब तो प्रीवियस जी पेपर का भैया, क्वेश्चन देंगे या एग्जाम होगा। आप इसमें एक दो जी प्रश्न भैया, वहां से भी लेकर डाला हूं मैं, आप लोग वही गलत कर रहे हैं जो पुराने प्रश्न पत्र पूछे हैं। जैसे अमन तुमने गलती की थी, तुक्का मार दिया था, वो इतना सरल सवाल था, ठीक है। चंदन ने भी यही काम किया। उसके बाद क्या कहते हैं कि वो मोहित आज नहीं है, वो छुट्टी लिया है, वो भी यही हमें लग रहा है कि वो भी यही काम किया है। क्यों?